नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके सर जी? हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत ही बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो आज की सीए इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम ओरिएंटेड कह लीजिए या फिर फास्ट ट्रैक बैच कह लीजिए, इसकी आज पहली क्लास में मैं सी राजकुमार आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको ये आश्वासन देता हूं, एश्योरेंस देता हूं कि ये जर्नी हमारी बहुत ही खूबसूरत रहने वाली है। बड़े प्यार से, इत्मीनान से, तसल्ली से हम अपना पूरा बैच ये कंप्लीट करके चलेंगे। ठीक। दूसरी एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं फर्स्ट टाइम आपके लिए करने वाला हूं फास्ट ट्रैक बैच में, पीछे रेगुलर बैच में भी किया था, यहां भी करके चलूंगा, कि हम जो भी पूरी क्लास में पढ़ के चलेंगे उसका हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा। रेगुलर बैच में मैंने क्लास के दौरान ही लिखवाया था, लेकिन आपके अगर क्लास के दौरान ही लिखवाऊंगा तो चक्कर पड़ जाएगा ना भाई। तो आपके लिए मैं वो अलग से नोटिंग दे के चलूंगा, लेकिन मिलेगी आपको कंप्लीट नोटिंग। आपका क्या काम है, आप चाहें तो उसी नोटिंग को अपने साथ रख लें, या फिर आप चाहें, जो कि ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, कि आप अपने हाथ से अपने रजिस्टर में उस नोटिंग को एक बार कॉपी जरूर जरूर कर लें। अगर लेजी वाले बच्चे हैं, सुस्त हैं, नहीं, तो जो मेरे हाथ की लिखी हुई नोटिंग है उसे ही कैरी करके चलें। ठीक। ये सबसे अहम बात यहां पर होगी। और वो जो नोटिंग आपके पास में होगी ना, वो नोटिंग भाई साहब ऐसी होगी, मैं क्या बताऊं आपको, कि एग्जाम टाइम में आपने बस उसे ही पढ़ के जाना है, कुछ और करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन आपको पूरा पूरा मिलेगा। मैं इसके लिए अलग से एक फोल्डर आपका तैयार करूंगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। उसके अंदर सब फोल्डर्स होंगे, हर एक चैप्टर का फोल्डर होगा, और जब किसी पर्टिकुलर चैप्टर पर आप क्लिक करेंगे तो उस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन वाइज हर एक क्वेश्चन का अलग छोटा 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 वीडियो वहां पर देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन आंसर को मैंने अलग इसलिए किया है क्योंकि क्लासेस का अपना एक व्यू होता है। जैसे मान लो जी आप ऑफलाइन मोड में ले रहे हैं तो 1.5 व्यूज आपको मिलने वाला है, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा उसमें व्यूज की कोई लिमिटेशन नहीं होगी। आपको जौन सा मर्जी क्वेश्चन देखना है, जब देखना है, मल्टीपल टाइम आप उसको देख सकते हैं। और अगर क्लास के अंदर क्वेश्चन को बिल्ड करता हूं और आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखना है कि वो मैंने कैसे सॉल्व करवाया है, तो ढूंढने में बड़ी मशक्कत आपको करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन आंसर को अलग कर दिया कि अराइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आपकी बुक में दे रखा है, तो वो कौन से चैप्टर का है, तो जैसे आप क्वेश्चन आंसर के फोल्डर पे जाएंगे, वहां पर जाकर चैप्टर पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको अराइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का क्वेश्चन दिख जाएगा। इन एडिशन टू दिस, मैं आपके लिए एआई बेस्ड क्वेश्चंस भी तैयार कर रहा हूं, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो एआई बेस्ड पूछे जा रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, जब से चैट जीपीटी का जमाना आया है। जो बोलते हैं ना ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी है, फंसा लेता है, तो काम एआई करता है फंसाने वाला। तो जब पेपर स्मार्ट है तो हम भी आपकी स्मार्ट स्टडी करा के चलेंगे। एआई बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं आपको अलग से कराकर चलूंगा। तो क्वेश्चन आंसर हो गए आपके बढ़िया वाले, हैंड मेड नोट्स आपको मिलने वाले हैं, हाथ से लिखे हुए प्रॉपर। ठीक है, चलिए अब हम बात को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और ये आपका जीएसटी का मॉड्यूल नंबर 1 है, और यहां पर हम अपनी रेगुलर बुक्स ही यूज करने वाले हैं। अच्छा जी, जब भूरा मेरे हम यहां पर आते हैं, बाबू मेरे कबूतर मेरे, तो यहां पर कुछ नोटिंग आप करिएगा, मैं आपको लिखवाता हूं यहां पर आकर। जहां तक सवाल है आपके सिलेबस को लेकर, तो इतना तो आपको पता लग ही गया होगा कि भाई साहब आपका जो इनकम टैक्स है 50 नंबर का, तो वो है 50 मार्क्स का, और आपका जो जीएसटी है ये भी 50 मार्क्स का है। इस तरह से आपका 100 मार्क्स का ये पेपर बन जाता है। इस 100 मार्क्स में से आपके 30% एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 70% आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। सर लिखना है? हाँ लिखो ना, किताब में लिखो।
ये आपका 70% डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा। राइट बेबी? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ये इनकम टैक्स है ना, इसे हम लोग प्यार से बुला देते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो जीएसटी है ना, इसे बुलाते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों बुलाते हैं सर ऐसा? बात करेंगे ना, काहे चिंता कर रहे हैं आप। उसके बाद नंबर 2, सिलेबस के बाद में आता है भाई आपका कि किताबें कौन कौन सी आपको मिलने वाली हैं, जो बुक्स हैं। तो बुक्स में एक आएगा आपका जो मेन बुक है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके आपके यहाँ पर आएंगे, ठीक है जी। एंड इसके साथ साथ आपके क्वेश्चन आंसर की बुक आएगी। क्वेश्चन आंसर बुक यानी कि कंपाइलर जो है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपके ये एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उसमें दे रखे होंगे। ठीक, ये हो गया जी। सर ये जो बैच है आपका एप्लीकेबल कब के लिए है? बाबूजी आपका एग्ज़ाम 2025 में है या 2026 में है? भाई साहब आपके लिए एप्लीकेबल है ये। 2026 में जो एग्ज़ाम देंगे तो छोटी मोटी अमेंडमेंट्स आपको देखनी पड़ सकती है, कोई श्योर नहीं है कि देखनी भी पड़ेगी कि नहीं देखनी पड़ेगी। तो आपके यहाँ पर एग्ज़ाम है, आपके लिए ये बैच रेलिवेंट है। ठीक, यस सर। सर जी टाइम कितना लगेगा इसके अंदर? अच्छी बात, गुड क्वेश्चन। टाइम कितना लगेगा? टाइम अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए, इसमें भगवान झूठ ना बुलाए, लगभग 80 आवर्स के आसपास का समय इसमें लगने की उम्मीद है। 80 आवर्स का समय, ठीक, यस सर। एंड ये आपका 100% ना फ्रेश बैच है, फ्रेश। कोई इसमें रिकॉर्डिंग पुरानी वैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। ये 100% आपका फ्रेश देखने को यहाँ पर मिलता है। राइट बेबी? यस सर। अब बात करते हैं यहाँ पर आकर कि भाई हम जो अपनी ये तैयारी करके चलेंगे, इसमें हम किन किन फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए पहली बात तो ये कि आप जीएसटी जब पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, जीएसटी का एक पोर्टल भी है जो दिखने में कुछ ऐसा है। तो इस पोर्टल पर जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां देखने को मिलती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहां पर आकर gst.gov.in करके है। gst.gov.in करके है बाबूजी, हो गया। जी, तो यहाँ पर आपका ये पोर्टल खुल जाता है। जब पोर्टल पे खोल के देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है, इसके आगे बहुत सारे विंडो खुलेंगे। पेमेंट कैसे करते हैं, यूज़र सर्विसेज, रिफंड्स, ई वे बिल एटसेट्रा। तो जहाँ जैसी नीड होगी, थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल्स भी यहाँ पे करवा के चलूँगा। जीएसटी के अंदर चालान कैसे बनाया जाता है, जीएसटी के अंदर पेमेंट कैसे किया जाता है, रिटर्न जीएसटी के अंदर कैसे फाइल करी जाती है एंड ऑल। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, GSTR1, GSTR3B एंड ऑल, जो यानी कि जो काम आपको ऑफिस में करना होता है वो लगभग सारा काम मैं आपको यहाँ पर सिखाकर चलूँगा। इसके 2-3 फायदे होते हैं। नंबर 1, जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो इससे हमारी जो थ्योरी है ना वो कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम लिखने बैठते हैं तो चूंकि हमें प्रैक्टिकल्स भी पता है, क्रॉस चेक्ड है हमारी थ्योरी, तो हमारा लिखने का कॉन्फिडेंस और लिखने की जो लैंग्वेज है वो डेफिनेटली एक अव्वल दर्जे की हो जाती है। अमेजिंग लैंग्वेज आपकी बननी शुरू हो जाती है। और नंबर 3 बात, जब आप ऑफिस में जाएंगे तो पूरा कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे, क्योंकि आपको लगभग सारा काम आता होगा जब अपनी ट्रेनिंग पर आप जा रहे होंगे। ठीक है जी, तो ऐसे करके हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जीएसटी पोर्टल का ये इस्तेमाल करके चलेंगे। दूसरा, आपके जीएसटी के अंदर कई सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है, जब टीचर आपको सिखाता है तो आपको समझ में तो आता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल सी है, मतलब कैड़ा सा गया, समझ में आया, मतलब मुश्किल से फिट हुआ, जल्दी भूलने के चांसेस हैं, दोबारा फिर सीखना पड़ेगा, क्वेरीज आएंगे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है लाइक दैट। जैसे एक मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, एक ईआरसीसी कंसेप्ट आता है, तो ऐसे मैं आपको अलग अलग जगह पर डेमो दे के चलूंगा, जिससे कि आपको पूरी क्लैरिटी मिले, हंसते खेलते मिले, और कंसेप्ट जितना ज्यादा कठिन था उतने ही इजी तरीके से आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि इसमें एफर्ट्स काफी लगते हैं, बट स्टिल मैं आपके लिए करके चलूंगा। आंसर लिखना कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है,
वो भाई साहब मैं बता रहा हूं 6-7 क्वेश्चन का आंसर जब हो जाएगा ना, आपको अपने आप आ जाएगा ठीक है जी हमें आ गया है, क्योंकि ये काम प्रैक्टिस से ही आता है। कुछ क्वेश्चंस मैं अपने हाथ से लिखूंगा बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम कंडीशन में लिखते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दूंगा कि ये आपको करके चलने हैं, ठीक है। 3 टेस्ट आपके होने हैं, एक वॉल्यूम 1 का, एक वॉल्यूम 2 का। 2 वॉल्यूम है ना हमारे मेन टेक्स्ट जो मॉड्यूल है हमारे, 1 का होगा, 2 का होगा, और साथ में एक कंबाइंड टेस्ट और आपको लिया जाएगा, और आपकी जो कॉपी है वो चेक होकर आपके पास पहुंच जाएगी। तो 7 से 10 दिन का समय लगता है। आज आपने टेस्ट दिया है, एक जब आप अपने गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे तो वहां पर एक फोल्डर बना होगा टेस्ट का, टेस्ट वाले फोल्डर पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद आपको एक लिंक दिया रखा होगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, फिर लिंक आपको अपने आप समझाता चला जाएगा आपको क्या क्या करना है। उसमें क्वेश्चन पेपर भी दे रखा होगा, और आपको क्या करना होगा, अपने रजिस्टर के अंदर उसके आंसर लिखने हैं, और रजिस्टर से फोटो खींचकर पीडीएफ बनाकर आपको उसी लिंक में नीचे ऑप्शन आता है अटैचमेंट का, वहां पर अपनी फाइल को अटैच करके बस सेंड कर देना है। 7 डेज बाद आपको ईमेल आ जाएगा, आपकी कॉपी चेक होकर आपको वापस मिल चुकी होगी। तो आप उसमें अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हैं कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, ऐसे करके मालिक, ठीक है। यस सर। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं आईआरएस ऑफिसर को भी ट्रेन करता हूं सिंस फरवरी 2020 से ये कर रहा हूं। ये कुछ तस्वीरें वहां पर दे रखी हैं, और आपकी हालांकि फास्ट ट्रैक बैच है तो समय थोड़ा कांस्टेंट रहता है, बट अगर आप फिर भी जिद करिए आपने तो मैं आपके लिए एक आईआरएस ऑफिसर को क्लास में बुलाऊंगा। जब आप लगभग 80% जीएसटी पढ़ चुके होंगे तो आपकी एक समझ बन जाएगी कि आखिरकार डिपार्टमेंट से में क्या क्वेश्चन पूछने होते हैं। एक असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर रैंक का व्यक्ति आपके सामने बैठा होगा, तो आप आपसे जो मर्जी सवाल पूछिएगा, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में आपका वो हम यहाँ पे करवा के चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं पुणे गया था, तो एक फेस टू फेस पढ़ाने के लिए गया था, तो बच्चे जब 80% जब सिलेबस पढ़ लिया तो बच्चों के दिमाग में ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि भाई साहब हम जीएसटी ऐसे बचा लेंगे, हम वैसे बचा लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 50 तरह की चीज़ें दिमाग में आती हैं। नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पर, वो चाकंड डिवीजन में थे, आईआरएस ऑफिसर थे, मेरे स्टूडेंट थे, तो उनको मैंने बुला लिया, वहीं पुणे में चाकंड डिवीजन है एक, ठीक है, तो बुला लिया, और उनके क्वेश्चन आंसर का इन्होंने बहुत, मतलब जो बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे उनके बहुत ही बेहतरीन आंसर दिए, और बहुत ही शानदार एक एटमॉस्फेयर वहाँ पर क्रिएट हुआ। तो वैसे करके है जी। और थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि अब तक आपकी क्लासेस में से 10 बार ऑल इंडिया रैंक 1 आ चुकी है, और 11 बार ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स इन द सब्जेक्ट आ चुके हैं। कुछ फोटोग्राफ्स भी मैंने यहाँ पर शेयर किए हुए हैं। तो इस तरह से अपनी हम बातें मालिक करके चलेंगे, ठीक है। तो वैसे करके है, मैं आपका 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करूँगा, और इस तरह से आपकी बहुत ही शानदार मैनर में पढ़ाई को हम डिस्कस करके चलेंगे। तो इस तरह की हमारी बातें थी। आई थिंक मैंने आपको बता दिया सिलेबस क्या, बुक्स क्या, एप्लीकेबिलिटी कब है, टाइम कितना लगेगा, पूरा फ्रेश है, और साथ में एक और बात मैंने बता दी कि आखिरकार हम अपनी जर्नी को कैसे यहां पर पूरा करने वाले हैं। राइट बेबी? यस सर। चलें अब? हाँ चलिएगा। क्वेश्चन आंसर की भरपूर प्रैक्टिस, यहां तक कि जो पास्ट एग्जाम आरटीपी एमटीपी वो तो सभी करते हैं, इसके साथ साथ आपके एआई बेस्ड जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाना है वैसा वाला क्वेश्चन भी आपसे हम डिस्कस करके चलेंगे विद इन द बैच। राइट बेबी? यस सर। तो आइए मालिक, ये आपका पहला चैप्टर यहां देखने को मिल रहा है, कई सारे यहां पर अपने चैप्टर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम अपने पढ़ के चलेंगे इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, वन मोर थिंग सर जी, हमारे लिए पेपर कैसा आता है, एक बार शक्ल देखने को मिलेगी पेपर की। ये आपका पेपर है भाई साहब, और कब का पेपर है जी? ये है आपका बाबूजी, ये रिसेंट ही है आपका, मई 2025 का ये एग्ज़ाम है। और इस तरह से ये है, आपको एक चॉइस भी मिलती है। और जैसे कि यहाँ पर हम बताएं कि जो पार्ट ए है अपना, सेक्शन ए में इनकम टैक्स होता है अपना, ये बात कर रहे हैं 70 मार्क्स, 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू हो गए, उसके लिए अलग से शीट आपको मिलती है। जो 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे उसमें एक सेक्शन ए होता है जिसमें आपका इनकम टैक्स आएगा, जिसमें 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन वहाँ पर दिए हुए होते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है, बाकी 3 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन की आपको चॉइस मिलती है। सिमिलरली सेक्शन बी के अंदर आपका जीएसटी आता है, जहां क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आपको ये 4 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। एंड इसमें से आपका जो 5वें नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी कि जीएसटी का पहला, और वैसे नॉर्मली 5वें जो क्वेश्चन होगा वो आपका कंपलसरी होगा। बाकी आपको 3 में से कोई 2 क्वेश्चन यहां पर करने होंगे, यानी कि एक चॉइस आपको जीएसटी में भी मिलेगी।
तो मोस्टली पेपर आपका न्यूमेरिकल होता है, ये मोटा मोटी मान के चलें दिमाग में, मोस्टली पेपर न्यूमेरिकल। इस सब्जेक्ट को आप थ्योरी सब्जेक्ट मानने की भूल ना करके चलें, ठीक है। एक तरह से आपका ये न्यूमेरिकल ही है। और इसके न्यूमेरिकल्स जीएसटी के मैं आपको बताऊं बेहद आसान हो जाते हैं, बशर्ते कि आपको लॉ आता हो, कंसेप्चुअली आता हो और साथ में आपको याद भी हो, तो यहां पर बहुत ही बेहतर तरीके से बात अपनी बन पाती है, ठीक है जी। यस सर, जैसे ये आपका 5वां क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहां पर ये दिया हुआ है, तो प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सर पढ़वा दो, अबे अभी क्या समझ में आएगा, पढ़वा दो। ये इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया 5 नंबर का, ये रहा ए पार्ट है इसका, ये बी पार्ट 5 नंबर का ये हो गया। और इसका फिर आगे देखते हैं भैया जी। एंड ये आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर शायद ये मिट गया है, क्वेश्चन 6 है, लेफ्ट में जा रहा है। 5 नंबर का ये पार्ट हो गया और बी हो गया इसका 5 नंबर का, तो वैसे करके है जी, ठीक है। और 8वें का 5 नंबर का ये हो गया और 5 का आपका ये हो जाता है जी। तो उसके बाद फिर देखिए आगे चल के, तो बस 5, 6, 7, 8 ये तो क्वेश्चन थे आपके, और क्या है। तो इस तरीके से आपका ये 35 मार्क्स का बेसिकली बनेगा डिस्क्रिप्टिव, एंड 15 मार्क्स के बनेंगे आपके 35 और 15, इस तरह से 50 नंबर का पेपर बनेगा। ऐसे इनकम टैक्स के अंदर ये एमसीक्यूज पोर्शन और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव, 50 नंबर का आपका ये बना दिया जाएगा। तो दिमाग में रख के चलें, पेपर आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है जी। यस सर। तो प्रभु आते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, चलिए हमारे साथ में। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, यस सर। और मैं हर रोज जितना आपको पढ़ा दूंगा उतने के हैंडमेड नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जैसे कि यहां पर ये है इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज टैक्स, टाइप ऑफ टैक्स, ये मतलब जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो आपको यहां पर हाथ से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप एक रजिस्टर भी अपने साथ मेंटेन करके चलेंगे, लगभग 200 पेज का रजिस्टर अपने पास में आप रखेंगे। और जो मैं आपको दूंगा, आज जितना भी कंटेंट हम क्लास में कवर कर लेंगे उतना आपको वहां पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपके जो लिंक है उसी पर एक फोल्डर आएगा आपके नोटिंग के नाम से, उस नोटिंग में आपको ये अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने रजिस्टर में अपने हाथ से इसे एक बार कॉपी कर लेंगे, तो एक बार मैंने पढ़ा दिया, एक बार आपने हाथ से कॉपी कर लिया, तो चीज आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। नहीं तो फिर आप ज़्यादा लेजी हैं, समय बहुत ही कम है, तो फिर आपको एज इट इज भी इसको कैरी कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, अब ये मत करें सर हमें तो यहीं से पढ़ा दो, नहीं, ये आपको चीज़ें तब समझ में आएंगी, हैंडमेड चीज़ें तब समझ में आएंगी समरी, जब आप मेन कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझ चुके होगे, तब आपके ये काम करके चलती है, राइट बेबी। ये सर, तो आपको ये पूरा मिलेगा, बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको बना रखा है। चलिए सर जी, बात को बढ़ाते हैं आगे की तरफ और यहां पर आ जाते हैं। पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या देखने को मिलेगा, टैक्स क्या है ये देखने को मिलेगा। यहां पर पता है पहले चैप्टर के अंदर हमने क्या किया है कि देखो, एक टैक्स आपके लिए नया सब्जेक्ट है, बिल्कुल आपने पहले कभी देखा नहीं होता इसको, है ना। तो पहले चैप्टर के अंदर ना छोटे 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 अलग अलग टाइप के कंसेप्ट्स को इकट्ठा करेंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक फाउंडेशन हम अपनी क्लियर यहां पर करके चलेंगे। जैसे जब एक बिल्डिंग बनाते हैं तो जो फाउंडेशन होता है, उसकी जो नींव होती है, तो बिल्डिंग तो उन्हीं नींव के ऊपर, उसी फाउंडेशन वाली ईंटों के ऊपर टिकी हुई होती है ना, लेकिन वो ईंटें दिखती नहीं है। सिमिलरली पहले चैप्टर से आपके लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये क्या कह दिया, पहले चैप्टर से हाई चांस है कि आपके लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके बिना आप आगे नहीं समझ सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, एक और बात समझना, पूरा जो जीएसटी है मैंने 9 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इवन मैं आपको दिखाई देता हूं कहां कहां 9 पॉइंट्स हैं। 2 चार्ट्स भी आपको मिलने वाले हैं, वो मैं बताना भूल गया था, वो भी आपको यहां पर मिलेंगे साहब। तो कुछ इस तरह से आपका ये पहला चार्ट होगा, जिस्ट ऑफ जीएसटी के नाम से है, और ये एक तरह का गूगल मैप है। जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे सामने गूगल मैप होता है, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे सामने कि एग्जैक्टली यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ तक आ गए हैं, कहाँ जाना है। तो ऐसे ही आपके जीएसटी को मैंने 9 पॉइंट्स में बांध रखा है। पहला पॉइंट्स यहाँ आता है कि आप भाई जिसमें डील कर रहे हैं वो गुड सर्विस है कि नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ एंट्री मारते हैं, यहाँ से यहाँ एंट्री करते हैं, यहाँ से यहाँ एंट्री करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करते करते पूरा एक चक्कर हम लेकर आते हैं।
इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस में हम अपना अंडरस्टैंड करके चलेंगे। और आपका जीएसटी ये चलता ही गोल गोल है, गोल गोल चलता है। आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, 3-4 क्लास हो जाने के बाद में आपको समझ में आएगा। 3-4 क्लास तक तो मुझसे आप बात भी मत करना, चुपचाप सुनते रहना मैं कह क्या रहा हूं, ठीक है? ओके सर जी। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए 4 क्लास आपको चुपचाप शिद्दत से सुनना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछना मैं शुरू करूंगा और आपके क्वेश्चंस को एंटरटेन करना शुरू करूंगा, ठीक है जी? तो जैसे किचन में जब हम जाते हैं, मम्मा जाती हैं, खाना बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, तो सब्जी बनाने से पहले क्या तैयार करना पड़ता है? आलू काट के यहाँ रख दिए, टमाटर काट के यहाँ रख दिए, मसाला यहाँ रख दिया, बर्तन यहाँ रख दिया, जो भी आवश्यक सामग्री होती है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। सिमिलरली पहले चैप्टर के अंदर भी वही किया जा रहा है कि जीएसटी के गणित को समझने के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता है। उन्हीं टूल्स को हम यहां पहले चैप्टर के अंदर आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहला जो प्रश्न है दिमाग में आता है वो यही आता है, सर जी ये बता दो, आखिरकार भैया जी ये जो आपका जीएसटी है क्या है, कैसे है, टैक्स क्या है, कितने तरह का होता है एंड ऑल दोस। तो मैं आपको समझाता हूं। हाँ, इसमें क्या क्या था? एक वाई टैक्स हो गया, एक व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या है, टैक्स कितने तरीके का होता है, एक आएगा डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, हाँ ये क्या होता है। उसके बाद में हम सीखेंगे एक क्रेडिट का कंसेप्ट हमें सीखना है। ये वो जरूरी चीजें हैं जो कि हमें आगे आने वाले चैप्टर्स को पढ़ते समय हमारी बहुत ही बेहतर कंसेप्चुअल क्लैरिटी बने, उसके लिए ये फाउंडेशन की ईंटें हैं। इन कंसेप्ट्स को डे 1 पे पढ़ के चलेंगे तो हम ठीक से आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद में फीचर्स ऑफ आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो क्या है, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। एंड उसके बाद में यहां से शुरुआत होगी जीएसटी की। इनडायरेक्ट टैक्स पूरा क्लियर करने के बाद में फिर बात करेंगे जीएसटी की, कि आखिरकार जीएसटी क्या है, जीएसटी क्यों आया था, एक इंट्रा स्टेट होता है, एक इंटर स्टेट होता है, ये तो आपने नाम सुन ही रखे होंगे, एक सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ करके होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, टोटल हमारे स्टेट कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने तरह का लॉ हमारा बना हुआ है वो यहां पर सीखने को मिलेगा। एक कंसेप्ट आएगा कि हमारे पास एक क्रेडिट नाम की चिड़िया होती है, उसको किस प्रकार से यूज किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो मतलब आप देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के कुछ टूल्स हैं, छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको हमने यहां पर सीखना होगा। फाइनली जीएसटी के क्या पिलर्स रहे, किन किन चीजों पर ये टिका हुआ है, कौन कौन से टैक्सेस पुराने वाले जीएसटी के आने पर खत्म हो गए, उस प्रकार की बात सीखेंगे। पुराने टैक्स और न्यू टैक्स, क्या आज भी पुराने टैक्सेस कुछ प्रोडक्ट्स पे या गुड्स पे एप्लीकेबल होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। नीड ऑफ जीएसटी इंडिया में क्या थी, है, तो बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या हैं। तो ये जो हेडिंग्स आपके आएंगे ये इंटरलिंक्ड नहीं है, ये अलग अलग हेडिंग होंगे, इंडिपेंडेंट अलग अलग हेडिंग होंगे। और ये छोटे छोटे करीब करीब 15-20 कंसेप्ट्स हैं। इनको सीखने के बाद में फिर हमारा असल में चैप्टर शुरू करवाया जाएगा। मालिक समझ में आ गई बात? हाँ सर जी आगे समझ में। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं अपनी, और यहां पर आ जाते हैं भाई साहब। ये रहा सर, ये क्या लिखा है? ये मेरे बारे में लिखा है, इतने बच्चे पढ़ा चुके हैं, 18 साल से पढ़ा रहे हैं। पढ़ा तो मैं 99 से रहा हूं वैसे, जब मैंने खुद 12th पास किया था तो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय वाले बच्चों को पढ़ाया था। मैंने नर्सरी को पढ़ा रखा है, पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये सब पढ़ा रखे हैं मैंने बीकॉम पढ़ा रखा है, एमकॉम पढ़ा रखा है, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल और आईआरएस। प्रभु कृपा से कोई भी क्लास ऐसी छूटी नहीं है। लेकिन अब सीए फाइनल, आईआरएस और सीए इंटरमीडिएट अब मैं ये पढ़ाता हूं। बचपन में पढ़ाए थे मैंने ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय भी। तो अक्टूबर 99 से मैं पढ़ा रहा हूं अगर देखा जाए तो, और बाकी सीए एज ए सीए जो पढ़ा रहा हूं वो 18 साल अपने यहां पर हो चुके हैं। काफी पूरी जवानी लगा दी इसमें भाई साहब, क्या बताएं आपको। इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पहला चैप्टर आपके और हमारे सामने भाई और बहनों आ चुका है। हेलो इधर रे, इधर ये आंखें खोलने के लिए डमरू हमारे पास में है जी, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, आप संकोच मत करना मुझसे, आपका बड़ा भाई है ये। और 9810012161 ये मेरा नंबर है। डायरेक्ट कॉल मिलाइएगा, व्हाट्सअप कॉल भी लगा सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज कभी कभी छूट जाते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, या तो कॉल बैक आ जाएगा या फिर फोन आपका उठ जाएगा, ठीक है। दो में से काम आपका हो जाएगा। कितने लोग हैं घर में, पहले हम एक दूसरे को जान लेते हैं। आपके घर में कितने मेंबर्स हैं?
शायद जी हमारे तो 4, हमारे तो 5, हमारे तो 6, मेरे में 8 हैं। क्या घर में सभी कमाते हैं? आप भी कमाते हो क्या अपने घर में? नहीं ना। एक या दो व्यक्ति कमाते होंगे, मम्मी या पापा कमाते होंगे, मोस्टली पापा कमाते हैं, कई जगह में मम्मी भी कमाते हैं, बाहर जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे कोई ना कोई, है ना। उससे अपना घर चला जाता है, घर संसार छोटा सा संसार है अपना। मेरे घर में 8 मेंबर है, मैं कमाता हूं, मैं बिजनेस करता हूं और अपने घर की जरूरतों को पूरा करता हूं। क्या जरूरतें हैं? वही रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सैर सपाटा, टूरिज्म एंड ऑल। अभी मैं आया हूं, पहाड़ पे चढ़ के घूम के आया हूं, मैं 18,000 फीट पे गया था, मैं घुमा के लाया हूं परिवार को, खर्चा किया वहीं वहां पर। तो अपने परिवार की जरूरतों को मैं पूरा करता हूं और मैं एक बिजनेसमैन हूं, बिजनेस में करता हूं। ठीक ऐसे ही आपके यहां पर आपके पिताजी या तो बिजनेस करते होंगे या फिर जॉब करते होंगे, है ना। और जो भी पैसा आ रहा है बिजनेस में से, क्या होता है, खर्चे वर्चे भी होते हैं, खर्चे वर्चे काट कर जो प्रॉफिट घर पे आता है वही इनकम है। और जो सैलरी कमाते हैं तो सैलरी घर पे आती है, महीने की पहली तारीख को आ जाती है, उससे अपना घर संसार चलाया जाता है जी। लेकिन एक बात बताइए, हम सब की, अगर मैं आपके अपने परिवार की इंडिविजुअली बात करूं तो स्वार्थी होने की बात करूं तो भाई सब अपने अपने परिवारों को चला रहे हैं, लेकिन क्या हमारी अपने सिर्फ पर्सनल नीड्स ही हैं? क्या हम सब की, हमारे इस बड़े से 140 करोड़ लोगों के परिवार की कुछ कॉमन नीड्स नहीं है? है ना। मैं गया पहाड़ों पर घूमने के लिए, पहाड़ों पर इतनी शानदार सड़कें बनी हुई, सड़कें का हाईवे बने हुए हैं, 12 तो टनल मैंने पार करी, पहाड़ के बीचों बीच सुरंगें बना रखी भाई। पैसा खर्च नहीं होता क्या उसमें? मैं तो मेरे परिवार को देख रहा हूं, आपके पिताजी आपके परिवार को देख रहे हैं, उनके लिए खर्चा पानी कर रहे हैं, लेकिन जो सड़कें बन रही हैं, पहाड़ तोड़ तोड़ के वहां पर वो रिपेयर मेंटेनेंस चल रहा है, सुरंगें बन रही हैं, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल खोले जा रहे हैं, अस्पताल खोले जा रहे हैं, इतनी सारी कॉमन नीड्स की में जरूरत पड़ती है। घर से बाहर निकलते में अच्छा रोड चाहिए, ये सब कौन करता है? अगर हम 5-7 लोगों की फैमिली की बात करें तो घर का मुखिया तो पापा है, या ऐसे तो मम्मी होती है, मुखिया तो कहने को पापा होते हैं, चेहरा पापा का होता है, असल में मुखिया मम्मी होती है घर की, ठीक है। 140 करोड़ लोगों के इस परिवार का मुखिया कौन है बे? सरकार, मोदी जी, योगी जी, ये है सरकार। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज। सरकार के 3 रूप हैं, भगवान के 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे ही सरकार के 3 रूप हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अपनी भाई साहब ये लोकल अथॉरिटीज। इनको मुखिया बना रखा है। अब इन्हीं को अपना, हम सब लोगों की कॉमन नीड्स को पूरा करना होता है, सड़कें, पुल, ये वो फलाना ढिमका, ये सब करना होता है। लेकिन इनके पास पैसा कहां से आएगा? सर सरकारी कंपनी है, ये भी धंधा करते हैं, माना कि सरकारी कंपनी है, पोस्ट ऑफिस भी सरकारी है और बहुत सारी कंपनियां सरकारी हैं, वहां से पैसा आता है, लेकिन उनसे कितना आ जाएगा भाई? मतलब वो अपनी कंपनियां चला चला के, सरकार अपनी कंपनियां चला चला के, प्रॉफिट कमा कमा के हम तुम के लिए करके चले, ऐसा क्यों भाई? हम भी तो कमा रहे हैं ना, हमें भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना देश हित में। तो सरकार ने कहा कि भाई सुनो हमारी बात, तेल तो तिलों में से ही निकाला जाएगा, तुम जो भी कमाई कर रहे हो, चाहे सैलरी के रूप में कमा रहे हो या अपने बिजनेस से प्रॉफिट के रूप में जो भी कमा रहे हो, कमाई तो ही मानी जाएगी ना, प्रॉफिट हमारे घर आया है भाई, उसमें से एक बाइट हमें भी दे दो, थोड़े छींटे यहां भी गिरा दो। भाई आप ही के लिए खर्च कर रहे हैं, सड़कें बन रही हैं आप ही के लिए, कॉमन नीड्स हैं आपकी, ब्रिज, स्कूल, हॉस्पिटल सब आपके लिए बन रहा है भाई, तो थोड़े छींटे यहां भी गिरा दो, थोड़ा सा पैसा हमें भी दे दो। तो इसी बाइट को, इसी छोटे से अमाउंट को बोला गया टैक्स। क्या बोला गया? टैक्स यहां पर बोल दिया जाता है। और सरकार इस पैसे को हम सभी 140 करोड़ लोगों के परिवार पर खर्च कर देती है, हमारी सभी कॉमन नीड्स के लिए। तो क्या मैं ये बोलूं कि टैक्स का पैसा हमारा जाया नहीं जाता, फालतू में एवं ही वेस्ट नहीं होता है, वो टैक्स का पैसा डेवलपमेंट की बारिश बनकर वो हमारे ऊपर ही बरसता है। मानते हो कि नहीं मानते? वो टैक्स का पैसा जो हमारी जेब से जा रहा है, वो डेवलपमेंट की बारिश बनकर हमारे ऊपर ही मालिक बरसता है। राइट सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही सब मैंने यहां पर लिख दिया है। जैसे अगर हम बात करें स्मॉल फैमिली की, स्मॉल फैमिली की, और ये हमारी 140 करोड़ लोगों की जो फैमिली है, ये वो है। कैसे होता है सर जी? देखो जरा, 5 से 8 लोग फैमिली में होते हैं, रन बाय द पेरेंट्स होती है।
या तो जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं। जॉब है तो सैलरी आएगी, बिजनेस तो उसका प्रॉफिट आएगा, और इसी से हम अपने परिवार की बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। रेवेन्यू, सैलरी, प्रॉफिट, जो भी अपना रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, डेली नीड्स को यहां पर पूरा किया जाता है। लेकिन 140 करोड़ लोगों की जो फैमिली है उसके लिए रन बाय द गवर्नमेंट। जॉब करते तो इनकम टैक्स पे कीजिए, आपसे टैक्स लिया जाएगा। आप बिजनेस करते हैं तो भी आपसे यहां पर टैक्स लिया जाएगा, जीएसटी आपसे यहां पर लिया जाएगा, और जो भी टैक्सेस, ड्यूटीज वगैरह जो आपको यहां पर लेते हैं उसी से ये देश चलाया जाता है, उसी से 140 करोड़ लोगों का परिवार चलाया जाता है। 130 नहीं, 140 है, ये 140 करोड़, ठीक है, ऐसे करके है। अब जैसे यहां पर छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं हूं यहां पर राज, आहा, और इधर है मेरा स्टूडेंट, जैसे कि आप यहां पर बैठ जाते हैं, अपनी हमारी बात करके चलते हैं साहब, और मैं आपको कोचिंग की सर्विस यहां पर प्रोवाइड करा के चलता हूं। तो कैसे होता है जरा देखकर बताइएगा। भाई मान लीजिए मेरी सर्विस जो है वो है भाई साहब यहां पर आकर वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड 5,000 रुपए की मेरी फीस है, ठीक है जी। इसके ऊपर सरकार मुझे अथॉरिटी देती है कि आप अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से, अपने स्टूडेंट से जीएसटी नाम का टैक्स भी कलेक्ट कर लीजिएगा। हमने कहा ठीक है जी, हमने वो पैसा कलेक्ट कर लिया और आपसे हमने पैसा लिया 5,900 रुपए। पहली बात तो मुझे बताइए यहां पर मेरी फीस कितनी है, मेरी, जिसे मैं छाती पीट पीट कर अपना कह सकूं। 5,900 मेरा है या फिर मेरा सिर्फ 5,000 है? सब 5,900 मेरा नहीं है, 900 रुपए तो सरकार का पैसा है, सरकारी पैसा है जो आपसे मैंने कलेक्ट किया और मैंने सरकार को देके चलना है। अच्छा, तो माई फीस सिर्फ ये है, ये तो सरकारी अमानत है, ये तो सरकारी अमानत है, 5,900 रुपए, ठीक है जी। अब इसमें से मैंने 900 रुपए सरकार को पे कर दी, उनका अमानत थी, उनको मैंने पे कर दी, मेरे पास में रह जाते हैं सिर्फ 5,000 रुपए। बिजनेस कर रहा हूं तो बिजनेस का खर्चा पानी भी होता है, किताबें भी छपती हैं, कुरियर भी है, ये है वो है, स्टाफ की सैलरी है, बहुत सारे झगड़े होते हैं, 2,000 का मान लीजिए पे खर्चा आ जाता है। तो मेरे पास जो बचता है वो है भाई साहब 3,000 रुपए। सरकार ने कहा बिजनेस कर रहे हो भाई तो एक काम करो, थोड़ा सा भाई हमें भी दे दो, मतलब अभी एक पुल बनवा रहे थे, वो थोड़ा शॉर्टेज पड़ गई है, थोड़ा इनकम टैक्स भी आप हमें दे दीजिए। अब जो इनकम टैक्स वाला पैसा है, सरकार ने कहा कि ठीक है, आपने कमाई करी है यहां पर 3,000 रुपए की, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं हम कि इनकम टैक्स का रेट 30% है, तो 3,000 का 30% 900 रुपए यहां पर बन गया, और ये भी हमें पे करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली मेरी जेब में क्या पहुंचेगा, 2,100 रुपए मेरे बेडरूम तक पहुंच पाएंगे। तो आपको ने देखा कि मेरी फीस अल्टीमेटली कलेक्ट की थी 5,900 मेरे हाथ में आया था, बट एक्चुअली मेरा इसमें इनकम सिर्फ 2,100 ही मेरे बेडरूम तक जा पाएगी। सरकार ने दो तरह का टैक्स यहां पर मालिक लगा दिया है, जो ध्यान देने वाली बात यहां पर है। अच्छा, अब एक चीज और यहां पर और समझ के चलना, क्या भला, देखिए ऐसा होता है जैसे मैंने आपसे बात करी कि भैया एक तो वो व्यक्ति होता है जो कि सैलरी अर्न करते हैं, सैलरी अर्न करते हैं, यानी कि वो अपना कोई जॉब करते हैं। तो लोग जो जॉब करते हैं ना, तो मान लीजिए यहां पर वो पर्सन है जॉब करने वाला, और इसे अपने यहां पर सैलरी इसके हाथ में आएगी, और इसे सरकार ने बोल दिया कि काम करो, आप अपनी सैलरी के ऊपर हमें टैक्स भर दीजिए। टैक्स ऑन सैलरी। टैक्स कौन सा सर जी? इनकम टैक्स। आपकी इनकम है ये, थोड़ा सा बाइट हमें दीजिए, हम आप ही के लिए खर्च करेंगे। इनकम टैक्स ऑन सैलरी की बात यहां पर हो जाती है, ठीक है जी। दूसरा क्या है? दूसरा इसमें यह है कि मान लीजिए मैं एक बिजनेस करता हूं, एक बिजनेसमैन हूं, तो क्या होगा, क्योंकि हम कोई भी अगर पैसा कमाते हैं तो या तो हम जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। बिजनेस गुड्स का हो सकता है, बिजनेस सर्विस का हो सकता है, किसी का बिजनेस हो सकता है, किसी का ट्रेडिंग का, किसी का मैन्युफैक्चरिंग का है, तो बिजनेस गुड्स का ही कहा जाएगा। मेरा बिजनेस सर्विसेज का है। तो क्या होता है कि देखिए यहां पर आकर जो भी मैं अपना गुड्स या सर्विसेज आगे दे रहा हूं आपको, तो मुझसे बिजनेसमैन से जुड़ी हुई होती है जनता यहां पर, यानी कि इसका कस्टमर होता है, इसका ग्राहक होता है, ये होते हैं कस्टमर लोग।
ये कस्टमर लोग होते हैं। तो सरकार यहां पर बैठी हुई है। तो प्रैक्टिकली अब जरा ध्यान समझने वाली बात है, ध्यान से समझने वाली बात है। टैक्स जो लगाया, जो आपका जीएसटी लगने वाला है, वो प्रैक्टिकली इन्हीं के ऊपर लगने वाला है। क्योंकि देखो मेरी बात समझना, ये व्यक्ति से उसने अपनी सैलरी कमाई, ये अपना बिजनेस का प्रॉफिट कमाएगा। ये जो अपना बिजनेस का प्रॉफिट कमाएगा या इनकम कमाएगा, उस पर ये इनकम टैक्स भरेगा। यहां तक क्लियर है? हां सर, यहां तक क्लियर है। चाहे आप सैलरी कमा रहे हैं, सैलरी पे भी आपको इनकम टैक्स भरना है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो जो भी आपके बिजनेस का प्रॉफिट आएगा, आपको उस पर इनकम टैक्स भरना होता है। अब जीएसटी का रोल कहां आता है वो समझिएगा। तो भाई साहब, जो जीएसटी का रोल है वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। सरकार ने कहा कि भाई हम जीएसटी का लोड इन पे डालेंगे। जीएसटी का लोड जनता पर आएगा, कंज्यूमर पर आएगा। जीएसटी का लोड आएगा ऑन कंज्यूमर। तो कंज्यूमर पे आएगा, तो भाई कंज्यूमर से सरकार को पैसा लेना चाहिए, यहां से लेना चाहिए, ऐसे करके लो भाई लो। कंज्यूमर कौन? 140 करोड़ लोग। कंज्यूमर कौन? 140 करोड़ लोग। इन्हीं के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो सरकार को इनसे कलेक्शन करना चाहिए। बोलो बात तो सही है भाई। भाई तुम्हारे लिए खर्चा कर रहे हैं भाई, भाई ये जीएसटी का पैसा है भाई, भाई तुम दो। लेकिन मुझे बताइए, क्या हर व्यक्ति जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर है, एंड यूजर है, क्या हर व्यक्ति सरकार को जाकर अपने अपने हिस्से का टैक्स भर सकता है? क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? द आंसर इज नो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मालिक। तो सरकार ने अपना ठिया बना दिया। यह चीज चूंकि पॉसिबल नहीं थी, यह पॉसिबल नहीं था कि आप डायरेक्ट जाके वहां पर पे कर दीजिए, तो सरकार ने अपने एक तरीके से बना दिया, यहां पर कलेक्शन सेंटर बना दी। क्या बना दिए रे? कलेक्शन सेंटर बना दिए। जैसे डॉक्टर लाल पैथलैब है ना, तो जो डॉक्टर लाल पैथलैब है, उसके ऑल इंडिया में कलेक्शन सेंटर बने हुए हैं। वो ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और लैब में भेज देते हैं आगे करके। अलग अलग कलेक्शन सेंटर्स बने हुए हैं। तो कहा कि भाई तुझसे जितने भी ये कंज्यूमर लोग जुड़े हुए हैं, जो तेरा गुड्स या सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं, तो तू अपना पैसा लेगा ना? कि हां। तो एक काम करियो, अपने कस्टमर से जीएसटी वाला पैसा तू यहां पर कलेक्ट कर लेना। तू यहां जीएसटी अपना भाई तू कलेक्ट यहां पर कर लियो, क्योंकि सबसे हम एक एक से नहीं ले सकते। और कलेक्ट करके ज्यादा खुश मत होना, ये तेरा पैसा नहीं है। चुपचाप जितना हमने बोला उतना कलेक्ट करना है और चुपचाप उस पैसे को तुमने यहां पर लाकर जमा कर देना है। जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अपना बीच में कोई कमीशन नहीं मारना, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। चुपचाप तुम्हारी सर्विस की वैल्यू 5000 है, तो मान लो 18% जीएसटी का रेट है, तो 900 रुपए वहां से लीजिए, जीएसटी कलेक्ट करो और चुपचाप 900 रुपए हमें आप पे कर दीजिए। ऐसे करके मालिक यहां पर आता है। अब मुझे बताइए, इसमें डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है? इनकम टैक्स इसके ऊपर लगा था और यही चुपचाप जिस पर लगा वही पे करके आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स है। यहां पर इनकम टैक्स इसके बिजनेस के प्रॉफिट पे भी लगा था, इसके ऊपर लगा और यही पे करके आ रहा है, यह भी आपका डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन जो जीएसटी है वो प्रैक्टिकली उसका लोड कहां पड़ रहा है? लोड यहां पड़ रहा है और बेयर कस्टमर कर रहा है। लेकिन सरकार ले किससे रही है? इससे ले रही है, क्योंकि इसको अथॉरिटी भी दी थी कि आप आगे से लेकर हमें दे दीजिएगा। तो जीएसटी प्रैक्टिकली मैं बिजनेसमैन, मेरी जेब से नहीं जा रहा है, आपकी जेब से जा रहा है। मन में एक और सवाल आ गया है, सर जी फिर तो चक्कर पड़ जाएगा सर जी। मतलब फिर जब मान लीजिए जीएसटी का लोड आप पे नहीं है, तो फिर जीएसटी लोग चोरी क्यों करते हैं? भाई कस्टमर से लिए, सरकार को दे दिया। चक्कर क्या होता है कि जब मेरे पास ये 5900 रुपए आते हैं ना, 5900 रुपए मेरे पास में आते हैं, और मान लीजिए आज मेरे 100 एडमिशन यहां पर हुए और टोटल कलेक्शन हुई 5,90,000 रुपए की, ठीक है। मोह, ममता, मोह माया, मुझे मोह हो जाता है। मुझे लगता है कि आज मैं देखता हूं कि मेरा कलेक्शन 5,90,000 रुपए का है, तो मुझे ये लगता है, मुझे फील आती है कि पूरा पैसा मेरा, ये मेरी फीस है, मेरा है पूरा 5,90,000 रुपए। मैं भूल जाता हूं कि 90,000 तो इसमें जीएसटी है, ये तो मेरा पैसा है ही नहीं, मेरा सिर्फ 5 लाख है। पूरे महीने में इकट्ठा करता हूं पूरे महीने में इकट्ठा करता हूं और अगले महीने की 20 तारीख को सरकार मुझसे मांग लेती है, 90,000 मुझे देने पड़ते हैं। तो ऐसे मान के चलिए कि आप अपनी कोई अमानत मेरे पास में छोड़ गए
क्या घूमने जा रहे हैं हम, अगले महीने आपसे ले जाएंगे ये। लेकिन इस दौरान मेरे मन में लोभ लालच आ गया और मुझे आपकी अमानत से मोहब्बत हो गई और अब कहता हूं कि मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। पाप जाग गया मेरे मन के अंदर। ऐसे यहां पर होता है कि लोगों के मन में पाप जाग जाता है। था तो सरकारी पैसा, था तो टैक्स का पैसा, लेकिन उसे अपने मोह ममता से जोड़ लेते हैं मेहरबानों, और इस तरह से लोग उसकी चोरी चकारी करने की कोशिश करते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अच्छा जी, एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, कल ही मैं कुछ क्वेरीज बच्चों की ले रहा था, तो उस दौरान यह प्रश्न हमारे सामने आया। क्या प्रश्न आया कि देखिए, चक्कर क्या होता है कि जो मेरा ये इनकम टैक्स है, क्या है रे, जो मेरा ये इनकम टैक्स है जिसको कि मैं डीटी यानी कि डायरेक्ट टैक्स भी बुलाता हूं, ये चलता है ईयरली बेसिस पर। ये चलता है आपका ईयरली बेसिस पर कि पूरे साल भर में जो भी आपने कमाया है उसका अगले साल में आपको यहां पेमेंट करना होता है। इनकम टैक्स ईयरली बेसिस पे भरना होता है। ठीक है जी, लेकिन सर जो जीएसटी वाला अमाउंट है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से हम प्यार से आईडीटी बुलाते हैं, ये इसका सिस्टम चलता है मंथली चलता है, मंथली चलता है। ऐसा क्यों है? यहां ईयरली सिस्टम क्यों नहीं है? इनकम टैक्स में तो होते हैं फाइनेंशियल ईयर। भाई जिस साल में आप ये कमा रहे हो इनकम, ये फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, और जिस साल में आप टैक्स भरेंगे नेक्स्ट ईयर उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। लेकिन मेरे यहां पर असेसमेंट ईयर जैसी कोई भी बात नहीं होने वाली है, क्योंकि यहां पर सिस्टम मंथली है। क्यों मंथली है? सुनो हमारी बात। देखिए, इनकम टैक्स में कैलकुलेशंस प्रॉपर तरीके से होती है, प्रॉफिट निकाला जाता है, साल भर चलता रहता है, और जिसके ऊपर लगा है उसी को भरना है भाई साहब। अपनी ही कमाई में से, अपनी ही कमाई में से एक बाइट सरकार को देकर आना है। अपनी कमाई में से लगा मेरे ऊपर, बियर भी मैं ही करूंगा, पे भी मैं ही करूंगा, सब कुछ मेरे ऊपर ही है। लेकिन जो आपका जीएसटी है ये मैंने किसी और से लेके देना है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या मुझे यहां पर ईयरली सिस्टम दे सकती है कि आज मान लीजिए मैंने आपसे 900 रुपए जीएसटी के नाम पर ले लिए हैं, सरकार क्या बोलेगी, साल भर तक इस पैसे को तुम अपने पास ही रखो, अगले साल हमें दे देना? क्या सरकार ये लिबर्टी मुझे देगी कि राजकुमार जी आपने 5,90,000 आपके पास में टोटल आए, 90,000 अपने पास ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, खूब यूज करो, प्रॉपर्टी में लगाओ, शेयर बाजार में लगाओ, पैसा से पैसा कमाओ, अगले साल हमें दे देना? नहीं। अरे सरकार का बस चले तो सेम डे मुझसे मांग ले, क्योंकि 5,900 में 900 रुपया मेरा है ही नहीं, सरकारी पैसा भाई। वो सरकारी पैसे को मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? सरकार का बस चले तो सेम डे मांग ले, क्योंकि ये मेरी पॉकेट से नहीं जा रहा, किसी और से लेकर। मैं तो सरकारी एजेंट बन गया रे। हेलो, जीएसटी के मामले में सरकारी एजेंट बन गया मैं तो, मात्र वहां से लेके आपको उसको देना, बस बात खत्म। क्योंकि सरकार डायरेक्टली उनसे ले नहीं सकती, तो ठिया बना दिया, कलेक्शन सेंटर मुझे बना दिया बिजनेसमैन को। सरकार का बस चले तो सेम डे मांग ले, पर प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं कि मैं हर रोज अपना जीएसटी सरकार को भर रहा हूं। तो सरकार ने ब्लॉक सेट कर दिया महीने का कि ठीक है, महीने भर तक कलेक्ट करो, और महीने भर में जितना भी कलेक्ट आपका हो जाए जीएसटी, उसको अगले महीने की 20 तारीख को आप हमें जमा कर दीजिएगा। यानी कि जनवरी का महीना है मान लीजिए, तो 20 फरवरी को मुझे जनवरी में कलेक्ट किए हुए जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए 5,90,000 मेरी यहां पे कलेक्शन हुई है, और 5,90,000 इंटू 30 दिन तक यही कलेक्शन रहती है, तो टोटल कलेक्शन वानी मेरी यहां पर आकर 1,77,00,000। और इसमें मेरा जीएसटी कितना आया? जीएसटी आया भाई साहब इसमें मेरा 27 लाख का जीएसटी था। तो 27 लाख का जो जीएसटी, 27 लाख का जो जीएसटी है, सरकार मुझसे मांग लेगी कब? जनवरी का महीने में कलेक्शन किए तो 20 फरवरी को 27 लाख मुझे सरकार को पे करने पड़ेंगे। या मान लीजिए जून महीने की कलेक्शन है, तो 20 जुलाई को मैंने ये पैसा जो जीएसटी का कलेक्ट किया है जनता से, उस सरकार को यहां पर पे करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर वो असेसमेंट ईयर जैसा कोई चक्कर नहीं है। हां, इनकम टैक्स में ईयरली ही भरूंगा, लेकिन जीएसटी मंथली सिस्टम यहां पर चलता है मालिक। राइट बेबी? यस सर। ओहो, इसका मतलब यह हो गया कि जो आपका ये जीएसटी है, ये आपका एक प्रकार से बिजनेस टैक्स है। यस, आप देखिए, जो व्यक्ति जॉब करता है उसका जीएसटी से कोई भी किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ एक टैक्स भरना है सरकार को, वो है इनकम टैक्स।
लेकिन बिजनेसमैन को अपने बिजनेस से कमाए हुए प्रॉफिट पर इनकम टैक्स तो भरना ही भरना है, साथ में से जीएसटी भी भरना होता है। बट फर्क यह है कि जीएसटी लेके आगे दे देता है, बात खत्म। तो रिमेंबर, जीएसटी सिर्फ बिजनेसमैन को अफेक्ट करता है। हेलो, ये एक प्रकार का, इसका दूसरा नाम बिजनेस टैक्स भी है, जो बिजनेसमैन को इफेक्ट करेगा। सैलरीड लोगों का जीएसटी से कोई वास्ता नहीं है बे। बिजनेस किस चीज का होगा? या तो गुड्स का होगा या फिर सर्विस का होगा। गुड्स में क्या कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स कर रहे हो, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गुड्स में डीलिंग कर रहे हैं, या फिर सर्विस में काम कर रहे हो। दो चीजों का बिजनेस हो सकता है, गुड्स का या सर्विस का। ठीक, यहां तक समझ में आ गई बात? हाँ सर जी, आगे समझ में। छोटे छोटे बेसिक सी बातें हैं। तो इस तरह से सिस्टम चलता है। चूंकि मैं बिजनेसमैन था तो मुझे यहां पर जो भी कलेक्ट किया, 900 रुपए कलेक्ट किया, 900 रुपए सरकार को भरने पड़ गए। फिर मेरा प्रॉफिट निकलेगा और फिर प्रॉफिट के ऊपर मेरा इनकम टैक्स निकलेगा, ये मैं सरकार को पे कर दूंगा। तो कुल मिलाकर 900 रुपए का ये टैक्स भरा, 900 का मैंने ये टैक्स भरा, 1800 रुपए का मुझे कुल मिलाकर टैक्स सरकार को भरना पड़ गया है। ठीक है जी। तो क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट नीड फंड टू फुलफिल इंक्रीजिंग डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द कंट्री और टू फुलफिल सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्री। बस देश चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए और सरकार वो पैसा हम लोगों से टैक्स के रूप में लेती है। आगे बात आती कि व्हाट इज टैक्स। चिंता मत करना, लड़ेंगे, मरेंगे, घिसेंगे, खूब यहां पर एस्थेसी कराएंगे बुक के अंदर कंसेप्ट को समझने के लिए। फिर एट द एंड याद क्या रखना है, एग्जाम पर्पस के लिए दिमाग में क्या स्टोर करना, वो अलग से हैंडमेड नोट्स में आपको दे दिया गया है। समझ में आ गई बात? यस सर। व्हाट इज टैक्स? क्या है टैक्स भैया जी? तो भाई साहब बोलते हैं कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, जबरदस्ती धन की वसूली करना। हाई, अगर ये टैक्स की डेफिनेशन है, हेलो, तो बाबूजी फिर तो हफ्ता वसूली और टैक्स में क्या फर्क रह गया? ठहरो जरा, आगे पढ़ो, पूरा पढ़ो। कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी मेड अंडर एन एक्ट, दैट इज लीगलाइज कर दिया गया। हफ्ता वसूली लीगलाइज नहीं होती है, इसको लीगलाइज कर दिया जाता है। सर एक्ट में और लॉ में क्या फर्क है? एक्ट छोटा शब्द है, लॉ बड़ा वर्ड है। देखिए, एक्ट होता है एक्ट बाबू मेरे, एक बने होते हैं उसके नीचे रूल्स, एक बने होते हैं उसके नीचे रेगुलेशंस एटसेट्रा। एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सारे आपके बने हुए होते हैं। सर किस तरह से किसका क्या रोल होता है बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। देखो, एक्ट होता है बॉस की तरह, ये होता है एक उसके असिस्टेंट की तरह, और ये इसके नीचे एक और असिस्टेंट होता है जी। मतलब बॉस बोलेगा एक लाइन, उस लाइन को एलैबोरेट करेगा उसका असिस्टेंट, और इनके असिस्टेंट ये हैं। ऐसे सपोर्ट देने के लिए एक्ट को सपोर्ट रूल्स देते हैं, रूल्स को सपोर्ट रेगुलेशंस देते हैं। आपको कौन सपोर्ट देता है बे? आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पूरा घर सपोर्ट करता है, कोई चाय बना रहा है आपके लिए, कोई खाना बना रहा है, कोई कपड़े धो रहा है आपका, ये सब आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस एटसेट्रा, और इस पूरे पैकेज को सारे को मिला मिलू कर बोल दिया जाता है लॉ। समझ में आ गई बात? लॉ बोल दिया जाता है मालिक। ठीक है सर जी। किस लिए ले रही है सरकार? टू सपोर्ट द नेशन। अब मुझे एक बात बताइए, टैक्स का नेचर किस प्रकार का है? क्या ये ऐसा है जो दे उसका भी भला, जो ना दे? नहीं, इसका नेचर है ऐसा, ओए अरे कबूतर है, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, वरना कमर सीधी कर दी जाएगी, आपको ये बाइट देना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी मेड अंडर एनी एक्ट और लॉ टू सपोर्ट द नेशन, दैट इज कॉल्ड टैक्स। टाइप ऑफ टैक्स दो तरीके का भी मैंने आपको समझाया, एक डायरेक्ट टैक्स है और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इनडायरेक्ट आपको दिख ही रहा था, जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स था, इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट था। तो क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल आपका ये इनकम टैक्स की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, देखो, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, दैट इज टैक्स लोड। बताइए, इनकम टैक्स के अंदर टैक्स का लोड किस पर पड़ता है? सर उसी पर पड़ता है जिसके ऊपर इसे लगाया गया था। इनकम टैक्स इसके ऊपर लगाया गया था, इसको बेयर भी इसी ने किया है, इसी की पॉकेट से पैसा गया है। इनकम टैक्स यहां पर इसके ऊपर लगाया गया था, तो इसको बेयर भी इसी ने किया है। लेकिन जीएसटी में क्या है कि लगता इसके ऊपर है, बेयर कोई और करता है, करता कोई और है और भरता कोई
और है। अच्छा जी, जब बात तो बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स बॉर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लेवीड। लेवीड का मतलब होता है इम्पोज करना। इम्पोज करने का मतलब होता है दैट इज लगना, लगना। लगना मतलब वो वाला लगना नहीं है हाँ, कि भाई इससे लगाओ, ऐसे नहीं। लगना, लगा है जिसके ऊपर इंपोज किया गया है, जिसकी तरफ उंगली उठाई गई है, तो जिसके ऊपर लगता है इसको बेयर भी वही करता है। अच्छा, और इसमें क्या है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी कि जो टैक्स का लोड है, नॉट बॉर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लेविड। जिसके ऊपर लगा है, जीएसटी मेरे ऊपर लगता है लेकिन इसका बर्डन मैं नहीं लेता, आपके ऊपर बर्डन पड़ता है, आपकी जेब से वाला पैसा यहां पे निकलता है। रदर बॉर्न बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर या एंड यूजर के द्वारा बेयर किया जाता है। आप चिप्स खाते हैं, चिप्स पे लिखा होता है एमआरपी 20 रुपए इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, जीएसटी उसमें शामिल होता है, तो वो जो 20 रुपए आपकी जेब से गया है दैट वाज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कंपोनेंट, वो बर्डन आपके ऊपर आ गया है। और उसमें से जो 20 रुपए गए हैं, जो जीएसटी कंपोनेंट था, उसे सेलर सरकार को जमा करा के चलेगा। अब गाड़ी खरीद के लाते हैं 20 लाख रुपए की, उस 20 लाख की गाड़ी में 3-4 लाख रुपए का भाई साहब जीएसटी कंपोनेंट होता है। आप 20 लाख पे करके आते हैं, जीएसटी का लोड आपके ऊपर पड़ता है, लेकिन जो जो सेलर है, जो शोरूम वाला है, उसको उसमें से जीएसटी वाला कंपोनेंट सरकार को भरना होता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। नेचर ऑफ टैक्स, ये क्या होता है, ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का कैसे, यानी कि कुछ ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, ऐसे, ये प्रोग्रेसिव, ये है प्रोग्रेसिव नेचर का है ये। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे कोई बहुत ही गरीब आदमी है, बहुत ही लो इनकम है, रहने दो यार, इनकम टैक्स मत लो। थोड़ा ज्यादा कमाता है 10%, थोड़ा और ज्यादा कमाता है 20%, थोड़ा और कमाता 30%, थोड़ा और ज्यादा कमाता है, तो भाई सरचार्ज वगैरह भी लगने शुरू हो जाते हैं। स्लैब बनी हुई है, स्लैब बनी हुई है सर जी 12 लाख तक तो है नहीं टैक्स। हाँ 12 लाख तक नहीं है, मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन स्लैब बनी, जैसे आप ज्यादा कमाओगे, कम कमा रहा है कम टैक्स, ज्यादा कमाएगा ज्यादा हैवी रेट से टैक्स भरना पड़ जाएगा। लेकिन आपका जीएसटी में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जीएसटी ना तो आपका ऐसे चलता है, ये ऐसे भी नहीं चलता, और ना ये नीचे की तरफ चलता है, ये तो स्थिर रहता है। समभाव, भगवत गीता में ये सिखाया गया है कि व्यक्ति को समभाव में रहना चाहिए। समभाव क्या है, समभाव ये है कि भाई आपको पता लगा कि आप सीए बन गए, किसी ने खबर सुनाई आप सीए बन गए हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स गुड, मतलब फर्क ही नहीं पड़ा आपके ऊपर। किसी ने कहा आपका 10 लाख का नुकसान हो गया है, अच्छा चलो कोई नहीं, हम भाई साहब, मतलब चाहे कोई अच्छी खबर है या बुरी खबर है, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है या बहुत बुरा हो रहा है, आप अपनी जगह स्थिर हैं, फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है। इसे बोलते हैं समभाव, को बोलते हैं समंदर बनना। समंदर में थोड़ा पानी बढ़ जाता है तो उफान नहीं मारता, बर्दाश्त कर जाता है, और थोड़ा पानी घट जाए तो सूख नहीं जाता है, समभाव है। लेकिन जो छोटी नदियां होती हैं, थोड़ा पानी बढ़ जाए तो उफान मारना शुरू कर देती हैं, और थोड़ा पानी घट जाए तो सूख जाती हैं। अब चेक योरसेल्फ कि आपका दिमाग कैसा है, समंदर है या छोटी नदी है। समंदर बनना है, समंदर बनना है, समभाव। वो चिप्स का पैकेट भाई और बहनों 20 रुपए का था, और मान लो उसमें 3 रुपए का जीएसटी था, 17 + 3 ये करके था। अब एक भिखारी का भी बच्चा वो खरीद रहा है चिप्स का पैकेट, उसकी पॉकेट से भी 20 रुपए निकलेंगे, जिसमें 3 रुपए का जीएसटी है। अंबानी का बेटा खरीद रहा है वही चिप्स का पैकेट, उसकी जेब से भी 3 रुपए निकलेंगे। अमीरी गरीबी में कोई भेद नहीं करता है, और पॉसिबल भी नहीं है, किया भी नहीं जा सकता है। मेरी फीस एक रहती है। अब इस क्लास के अंदर बहुत अमीर से अमीर बच्चा भी हो सकता है और गरीब से गरीब बच्चा भी हो सकता है क्लास में, लेकिन फीस सभी के लिए इक्वल है, जीएसटी कंपोनेंट सभी के लिए इक्वल है यहां पर आकर। ठीक, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो से रिग्रेसिव नेचर बोलते हैं। रिग्रेसिव का मतलब होता है समभाव, और समभाव का मतलब अमीरी और गरीबी में भेद नहीं करता। ये अमीरी गरीबी में भेद करता है कि जो जितना अमीर उतना ज्यादा टैक्स भरेगा, लेकिन इसके यहां ऐसा नहीं है, अमीर है तब भी वही टैक्स है, गरीब है तब भी वही टैक्स। दैट इज कॉल्ड रिग्रेसिव नेचर, उदासीन नेचर, शांत भाव, ना मुस्कुराहट है ना गम है।
टाइप ऑफ टैक्सेस में इनकम टैक्स हो गया अपना, और यहां पर ये हो गया जी। तो मैंने बोला है, शॉर्ट में करके बोल दिया कि भाई साहब मान लीजिए कोई टैक्स है वो इंपोज हो रहा है मेरे ऊपर, इंपोज हो रहा है मेरे ऊपर और उसका बर्डन पड़ रहा है आपके ऊपर, ओए होए होए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इनडायरेक्ट टैक्स है, और लगा भी मेरे ऊपर, बेयर भी मैंने ही किया भाई साहब उसको, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जो मैंने हैंडमेड नोट्स बनाए ना, आप देखना जरा, जितना अभी तक पढ़ाया है उतने में से क्या लिखना, कितना याद रखना है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आकर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पहले 2 पैराग्राफ, ये 2 पैराग्राफ कैसे। टैक्स इज ए कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी विच इज मेड अंडर एनी एक्ट और लॉ टू सपोर्ट द नेशन और टू फुलफिल नीड्स ऑफ मेंबर ऑफ द कंट्रीज। Type of tax. Tax can be divided into 2 parts. First one is direct tax and another one is indirect tax, where incidence of tax borne by the person on whom it is levied या imposed, then it will be called as direct tax, and where incidence of tax borne by any other person, that is end user, a consumer, then it is called as indirect tax, for example GST। बस इस तरह से, ठीक है जी। ऐसे आपको फाइनली जो है याद रख के चलना होगा, तो आप रिवाइज जब मर्जी आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ तक कई सारे इलस्ट्रेशन दी जाएंगे, कई और चीज़ें समझाई जाएंगी, तो वो है, लेकिन याद रखने वाली चीज सिर्फ वो 2 पैराग्राफ आपके वहां पर दे रखे हैं। अब आगे बढ़ने के लिए टैक्स देख लिया, कितने तरह के होते हैं वो भी हमने देख लिया है। बात करते हैं यहां पर आकर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल की। टैक्सेशन के इस वर्ल्ड में देखिए बिल्कुल अलग टूल है ये एक, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। टैक्सेशन के वर्ल्ड में 2 प्रकार के प्रिंसिपल्स काम करते हैं, एक होता है ओरिजिन प्रिंसिपल, एक होता है डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। ठीक, मैं आपसे पूछता हूं ज्यादा बेहतर आपको कौन सा लगता है वो बताइएगा। सपोज करो भाई यहां पर ये है आपका भाई साहब भैया जी, यहां पर लिख लेते हैं, ये है दिल्ली और ये है यहां पर हरियाणा। अगर यहां से कोई गुड्स यहां के लिए सेल किया गया और यहां पर आकर वो कंज्यूम किया जाता है, इन्होंने इनको पेमेंट कर दी, यहां पर आकर पेमेंट किया इन्होंने, मान लीजिए वैल्यू 10,000 की थी और उस पर टैक्स आ गया मान लो 1,000 रुपए का। अब जो टैक्स अमाउंट है वो कौन सी स्टेट को मिलना चाहिए, टैक्स अमाउंट टू विच स्टेट, ये पैसा दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए या फिर ये यूपी सरकार को मिलना चाहिए। अब देखें जरा, जो दिल्ली है ये है ओरिजिन ऑफ गुड्स, यहां से चला था, और ये है अपना भैया जी यहां पर डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, बाबूजी ये है ओरिजिन ऑफ गुड्स और डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स आपके यहां लिख दिए जाते हैं। जो 2 प्रकार के प्रिंसिपल हैं, ओरिजिन प्रिंसिपल और डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। क्या मतलब, ओरिजिन प्रिंसिपल के मुताबिक टैक्स का पैसा दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए, और अगर आप कहते को नहीं हरियाणा सरकार को दो, तो मतलब यू आर फॉलोइंग डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, कि जहां गुड्स का अंतिम डेस्टिनेशन है, जहां गुड्स की मृत्यु हो गई है, क्योंकि कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, चिप्स का पैकेट फाड़ा खोला खा लिया, तो वहां पर वो कंज्यूम हो गया है। हम मानते हैं कि टैक्स का पैसा डेवलपमेंट की बारिश बनकर बरसता है, टैक्स का पैसा डेवलपमेंट की बारिश बनकर बरसता है, लेकिन यह बारिश दिल्ली में होनी चाहिए डेवलपमेंट की बारिश, या फिर हरियाणा में होनी चाहिए। मुझे बताइए, यह टैक्स का पैसा किससे लिया जा रहा है? सर आम जनता से लिया गया। यह दिल्ली वाले से लिया गया या हरियाणा वाले से लिया गया? ईमानदारी से बताना। नहीं सर, दिल्ली वाला तो जस्ट एक कलेक्शन सेंटर था, दिल्ली वाला बिजनेसमैन तो बस एक कलेक्शन सेंटर था। जो असल व्यक्ति है, कंज्यूमर जो है, वो हरियाणा का है, असल में पैसा उसकी जेब से निकलकर आया है। तो जब उसकी जेब से पैसा निकला, लोड उसके ऊपर पड़ा है, तो मेहरबान हो बताइए जरा कि डेवलपमेंट की बारिश
दिल्ली में कराएं कि हरियाणा में? सर लॉजिकली, एथिकली, सोशली ये डेवलपमेंट की बारिश हरियाणा में आपकी होनी चाहिए। इसीलिए हम यहां पर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो करके चलते हैं कि जहां पर गुड्स या सर्विसेज का डेस्टिनेशन होगा, जहां पर वो फाइनली कंज्यूम की जाएंगी, उस वाली स्टेट को पैसा दे दिया जाएगा। तो ये जाएगा आपका हरियाणा गवर्नमेंट को बाय फॉलोइंग डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। और मैं आपको एक बार बता दूं कि वर्ल्ड के अंदर 99% कंट्रीज आपके डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, बिकॉज ये मोस्ट लॉजिकल कंसेप्ट है। अब चलिए यहां बताइए जरा, मान लीजिए अमेरिका में कोई सामान बना और वहां से बनकर ये इंडिया में आता है, इंडिया में से कंज्यूम किया जाता है, इसके टैक्सेस कौन सी गवर्नमेंट को मिलने चाहिए एज पर योर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल? सर हमें देखना है गुड्स कंज्यूम कहां पर हुआ है, उस सरकार को मिलना चाहिए। तो ठीक है, एंड यूजर ऑफ गुड्स या सर्विस इन इंडिया है, दैट इज इट इज कंज्यूम्ड इन इंडिया, देन टैक्स टू इंडियन गवर्नमेंट यहां पर उसको दे दिया जाएगा भैया जी, इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसे बोलते हैं इंपोर्ट, क्या बोलते हैं बाबू? इसे बोलते थे इंपोर्ट, इसे बोलते हैं हम लोग इंपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक सर जी, और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भैया जी यहां पर आकर एक्सपोर्ट, इंडिया से इंडिया के बाहर ले जाने की घटना को बोला जाता है क्या रे? एक्सपोर्ट के नाम से जाना जाता है। राइट सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं कहूं कि अगर इंडिया में बना हुआ गुड्स, इंडिया के आम अगर जा रहे हैं अमेरिका, तो टैक्सेस इसके ऊपर इंडिया में लगना चाहिए या अमेरिका में लगना चाहिए? सर अमेरिका में लगना चाहिए, और वहीं की सरकार को पैसा मिलना चाहिए। तो ये जाएगा पैसा यूएस से गवर्नमेंट को। तो बस आपको करना क्या है, पैसा आता है जनता से, टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है जनता के ऊपर, एंड यूजर कंज्यूमर की जेब पर लोड पड़ता है। तो जहां का कंज्यूमर है, जिस स्टेट का कंज्यूमर है, अल्टीमेटली वही पैसा, वो टैक्स का पैसा उसी स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो मैंने कुछ लिखा है, अगर बात समझ में आए तो एक वाह और एक आह आपके मुंह से निकलनी चाहिए। क्या भला? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एनी गुड्स और सर्विसेज वेदर डोमेस्टिक और इंपोर्टेड कंज्यूम्ड इन इंडिया है, तो टैक्स विल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और अगर ये आउटसाइड इंडिया कंज्यूम हो रहा है, तो टैक्स विल बी लेविड बाय द गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। ध्यान रखना, हमारी कहानी गुड्स और सर्विस पर चिपके हुए गुड्स की तरफ चलेगी। बिजनेसमैन कलेक्शन सेंटर है, जनता के ऊपर लोड पड़ता है, जहां की जनता जो खा रही है, जो कंज्यूम कर रही है, उसी की सरकार को पैसा दिया जाएगा, क्योंकि वो टैक्स का पैसा उसी की सरकार का है। और जब उसी की सरकार को मिलेगा, तभी तो डेवलपमेंट की बारिश बनकर वो उनके ऊपर बरसेगा ना। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात सर जी नहीं है। तो हमने क्या देखा, टैक्स क्या है, टैक्स कितने तरह का होता है, टैक्स सरकार क्यों लेती है, टैक्स का पैसा कौन सी सरकार को मिलता है, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल देखा। और अब देखते हैं मालिक यहां पर आकर क्रेडिट कंसेप्ट। किचन में खड़े हुए हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, सामग्री काट रहे हैं, कोई धनिया काट के रख रहा है, कोई लहसुन को साफ कर रहा है, कोई प्याज काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगला कंसेप्ट आता है छोटा सा एक, credit concept in ITT, the most important concept and the backbone। ये आपका बैकबोन कॉन्सेप्ट है। क्या है रे? बैकबोन कॉन्सेप्ट है। इसको ध्यान से समझना बेहद जरूरी है रे, क्योंकि सारा कुछ इसी के ऊपर टिका हुआ है। एक यहां पर बनाते हैं ऑडी का लोगो। इस ऑडी के लोगो का क्या मतलब है इस कंसेप्ट में, आप हमें वो समझाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने अपने पार्किंग लॉट में रिकॉर्ड किया है, तो मैं आपके सामने उसको मालिक रखना चाहता हूं, इस क्रेडिट कंसेप्ट को बहुत प्यार से समझाने के लिए और आपके दिल और दिमाग में उतारने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? हां सर, हम तैयार हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम आपसे डिस्कस करते हैं जीएसटी के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है वो कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही शानदार सा डेमोन्स्ट्रेशन लिया है। आइए मिलवाते हैं अपने कलाकारों से। यहां इनसे मिलिए, ये हैं हमारे कॉपर वायर मैन्युफैक्चरर, और ये कॉपर बनाते हैं, देख सकते हैं ध्यान से। ग्रेट। उसके बाद अगले जो हमारे इस चेन में आते हैं
नेक्स्ट वन कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर हैं और ये बहुत शानदार सा कंप्रेसर बनाते हैं और कंप्रेसर का मॉडल भी इन्होंने यहां पे रखा हुआ है। उसके बाद फिर इस कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हुए अगली स्टेज पर बनाया जाता है कार का एयर कंडीशनर, एसी बनाया जाता है। तो ये एसी मैन्युफैक्चरर हैं और इधर यहां इनका एसी रखा हुआ है। उसके बाद एसी की फर्दर सप्लाई करी जाती है और वो पहुंचता है कार मैन्युफैक्चरर के पास में और कार मैन्युफैक्चरर साहब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहां से फिर ये इस एसी को कार में फिट कर देते हैं और ये मारुति की कार आप यहां पर देख रहे हैं। और आइए आपको मिलवाते सबसे बेहतरीन हमारे शख्स से, और वो ऊपर देखिए वहां पर हमारी सरकार बैठी हुई है। नमस्ते जी, नमस्ते सरकार जी। अब यहां पर आकर वापस हम अपने पूरे गेम को करते हैं और आइए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को ना। समझना क्या, बस खेलना है, आपको मेरे छोटे छोटे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं बस, ठीक है। अच्छा जी, आपने क्या बनाया है? कॉपर है, कॉपर की वायर आपने यहां पर ये बनाई, बहुत शानदार वायर बनाई है। और ये आपकी कॉपर की वायर कितने की है? 100 प्लस जीएसटी की, 100 प्लस जीएसटी की है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अब यहां से होगा क्या? हाँ, तो जो कॉपर की वायर आपने तैयार करी हुई है, तो इसे खरीदने के लिए कस्टमर आता है। कस्टमर यहां पर आते हैं और आपने कॉपर की वायर बेच दीजिए। कितने की बेची आपने? 180, 118 रुपए की। ग्रेट। अच्छा, आपके पास जो 118 रुपए आप हमको दे दीजिए, गिन कर देना ठीक से, एक एक रुपए का हिसाब होगा यहां पर आकर। 100 प्लस 18 आप दिखाइए। 100 रुपए ये रहे, 10 रुपए ये रहे और 8 रुपए ये इस प्रकार से यहां पर आ जाते हैं और 118 रुपए आप यहां पर इनको पे कर देते हैं। अच्छा जी, और ये वायर लेकर अपने पास में चले जाते हैं। अब मुझे बताइए, ये आपके पास 100 प्लस जीएसटी आया। जीएसटी एक टैक्स होता है, क्या जीएसटी वाला पैसा भी आप रखेंगे या सरकार को देकर आएंगे? सरकार को। तो जाइए बेटी सरकार, आप 18 रुपए उनको देकर आइए, जाइए। इसमें से 18 रुपए आपने उनको देकर आने हैं, ठीक है। 100 रखेंगे अपने पास में और 18 रुपीज सरकार जी, हिसाब बनाए रखना अपना, ठीक है। चलिए 18 रुपए वहां पर देकर आइए, गिनकर रखना, आपसे बाद में हिसाब लिया जाएगा, ठीक है। ओके जी। अब ये अगली स्टेज पर हम आ जाते हैं और यहां पर आकर इस वायर से बहुत ही शानदार सा ये एक यहां पर कंप्रेसर तैयार किया जाता है। ये एक्चुअल में ही है, ये कोई डमी नहीं है, एक्चुअल में कंप्रेसर है ये। और इस कंप्रेसर की जो वैल्यू रखी है इन्होंने वो है 1000 प्लस जीएसटी 18% से, जो कि 180 रुपए हो जाता है। अब 1000 रुपए इसकी पूरी वैल्यू है। मेरे फेस को भी दिखा के चलना, ठीक है। यहां पर आकर 1000 रुपए इसकी वैल्यू है, 180 रुपए का इस पे जीएसटी पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक साहब। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सही हुआ? सरकार कह रही है इस पूरे के ऊपर जीएसटी लाई। अरे भैया, इस पूरे के अंदर ये वायर भी तो छिपी हुई थी। अगर इस पूरे पर जीएसटी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका मतलब ये होगा कि आप वायर पे 2 बार टैक्स मांग रहे हो, हाँ या ना? तो क्या ऐसा होना चाहिए? आप जब पूरे पे टैक्स मांग रहे हो तो ये गलत हो जाता है। तो ऐसे में क्या बोलेगी सरकार? सरकार बोलेगी चिंता मत करो, क्यों दिक्कत करते हो, आप इसमें लगी हुई जो वायर है उस पे जीएसटी जा चुका है, तो उतना जीएसटी अब कम दे दीजिए। तो आपको आगे ये बेचना है, आप बेच रहे हैं इसे 1180 रुपए में। आइए जरा यहां पर, और 1180 रुपए आप इनको यहां पर दे दीजिए, दे दिए 1180 रुपए। और इस प्रकार से ये इसे लेकर अपने वहां पर चले जाते हैं। अब आपका टैक्स कितना बनता है? 180 रुपए। लेकिन उस कंप्रेसर के अंदर जो वायर थी उस पर तो ऑलरेडी टैक्स जा चुका है। तो सरकार क्या बोलेगी? चलो भाई कोई बात नहीं, इतना टैक्स अब आप मैं कम दे दीजिए यहां पर आकर। तो आप लोग कितना पैसा दिखाएंगे? 180 टोटल बनता है। 18 रुपीज का टैक्स पहले लग चुका था, अब आप हमको कितना देकर आएंगे पैसा? 162 रुपीज। तो आप इसमें से 162 रुपीज उनको देकर आइए यहां से। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आगे भी चलेगा, मैं आपकी मदद कर देता हूं। 162 रुपीज यहां से इनको यहां, हाँ दिखाइए, 162 रुपीज देकर आइएगा। हिसाब लिखते रहिएगा। आप लोग मुझे बताइए, यहां तक आते आते, इस स्टेज तक आते आते जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती जा रही है उसमें अब तक टोटल टैक्स हमारा कितना बन गया है? 180 रुपए। अगर मैं यहीं पर ब्रेक लगा देता हूं तो
तो अब तक टैक्स बना 180 रुपए का। सरकार अब तक आपके खजाने में कितने पैसे आए हैं? 180 रुपए। आपके पास में यहां से 18 रुपए वहां से आए थे और इसमें आपके पास में कितने आए? यहां से 162 रुपीज यहां से आए। तो इस तरह से आपके पास में 180 रुपए वहां पर आ जाते। वेरी गुड। आइए अगले पायदान पर चलते हैं। यहां पर आकर थोड़ा पीछे से, यहां पर आकर हम देख रहे हैं कि इन्होंने कंप्रेसर अपना कंप्रेसर से एयर कंडीशनर बनाकर तैयार कर दिया है और इस एयर कंडीशनर की कीमत रखी है इन्होंने 10,000 रुपीज। सरकार कहती है इस 10,000 रुपए के ऊपर 18% का हमें जीएसटी चाहिए। एक बात बताइए, जब इस पूरे के ऊपर सरकार ने जीएसटी कैलकुलेट कर दिया है तो क्या ये सही किया है? यस और नो? क्योंकि पूरे के ऊपर जीएसटी मांगने का मतलब ये है कि इसके अंदर ये भी तो इनबिल्ट है। ये जब इसके अंदर इनबिल्ट हो चुका है और सरकार कहती है कि भाई साहब पूरे पर आप हमें जीएसटी दीजिए, तो यहां पर यह गलत हो जाता है। आपने कहा सरकार टैक्स ले लो, मना नहीं करते हैं, लेकिन टैक्स बनना चाहिए। ये टोटल बन रहा था 1,800 रुपए, लेकिन इसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ है इसके ऊपर तो टैक्स ऑलरेडी सरकार आपको मिल चुका है ना। यहां तक टैक्स आपको मिल चुका था, तो इसका मतलब 1,800 रुपए माइनस कितना? 180 रुपए। तो आपकी लायबिलिटी क्या बनेगी यहां पर आकर? 1,800 माइनस 180, 1620 कितनी बनेगी? 1620। तो आप एक काम करो, ये उठाओ जरा, इस एसी को हम अगले वाले व्यक्ति को बेच देते हैं और यहां से पहले पैसा लीजिए आप अपना 11,800 रुपए पहले लीजिए। वहां से आपको 11,800 रुपए देते हैं। गिन कर लीजिए, गिन कर देखना जी, क्या 11,800 ही है? गिन लीजिए, 800 ये हो गए, 1,000 ये हो गए और आपके यस 11,800 आपके यहां पर हो जाते हैं। आपकी लायबिलिटी क्या बनती है यहां पर? 1620 है जी, 1620 का पेमेंट आप आगे कर दीजिए। आपने 1620 का पेमेंट आगे कर दिया। सरकार हिसाब बनाए रखना, 1620 सरकार के पास पहुंच चुके हैं। अगर हम चेन को यहीं पर ब्रेक करते हैं, यानी कि जो एसी बना हुआ है यहीं पर ब्रेक करते, तो मुझे बताइए इस पूरी चेन में अब तक फाइनली कितना टैक्स पड़ा है एट द एंड स्टेज? 1,800 रुपए का। सरकार कितने पैसा है आपके पास? 1,800 रुपए सरकार के पास में इस समय मौजूद है। कैसे कैसे आए? एक व्यक्ति ने दिए या अलग अलग ने दिए? अलग अलग ने। 18 रुपए उन्होंने दिए थे। आपने कितना दिया? 162 रुपीज। आपने कितना दिया? 1620, यानी कि 1800 रुपए आपके पास में आ चुके हैं। यहां तक कि यहां का हिसाब बराबर चल रहा है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं यहां पर कार मैन्युफैक्चरर के पास में, और इस कार मैन्युफैक्चरर ने ये जो अपना एसी था इस कार के अंदर आकर, मारुति की कार है, यहां पर आकर ये इनबिल्ट कर दिया है। और इस पूरी कार की जो वैल्यू रखी गई इनबिल्ट करने के बाद, जो पूरी वैल्यू इसकी यहां पे रखी गई है वो निकल के आ रही है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। आ रहा हूं भाई साहब, 10 लाख रुपए यहां पर वैल्यू रख दी जाती है और जिसके ऊपर, हालांकि कारों के ऊपर जीएसटी रेट 28% का, पर हम इलस्ट्रेशन के तौर पे मान लेते हैं कि 18% का है, ठीक है। तो 1,80,000 रुपए की यहां पर बात हो जाती है मालिक। अब आपके पास में एंड यूजर आता है। आइए जी, एंड यूजर आइए। एंड यूजर यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। सुनील गोंडी लिख दीजिएगा। यहां से ये चेक अब निकाल कर दे दिया जाता है और 11,80,000 रुपए का चेक आप दीजिए, यहां पर दे दिया गया और आप इनको गाड़ी की चाबी दे दीजिए। ये रही गाड़ी की चाबी। अब ये कार आपकी हुई है। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको, गाड़ी आपकी हुई है। अब मुझे बताइए इसके ऊपर जीएसटी कितना बन रहा? 1,80,000 रुपए का बनता है। राजा घूमकर 1,80,000 रुपए का जीएसटी, 1,80,000 रुपए का जीएसटी आपका यहां पर बनता है। लेकिन 1,80,000 का जीएसटी ये पूरी कार की वैल्यू पर है, एम आई राइट? लेकिन ये जो इसमें सब, इसके अंदर ये जो आपका एसी लगा हुआ था, एसी के तक तो आपको जीएसटी मिल चुका था सरकार, मिल चुका था ना। अब बताइए पूरी कार पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या सही होगा? गलत हो जाएगा ना, क्योंकि भाई यहां तक तो टैक्स मिल चुका है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? 1,80,000 में से जितना उनको मिल चुका है, यहां तक का एसी तक का मिल चुका है, उतना अब कम देना चाहिए। तो 1,80,000 माइनस कितना मिल चुका था अब तक आपको? 1,800 रुपए। तो 1,80,000 माइनस 1,800 रुपए, यानी कि 1 लाख कितना हुआ रे? 1,80,000 बनता था। समझदारो, 1,80,000 बनता था और इसमें से 1,800 रुपए
वन, अरे यार कमाल करते हो। 178 का आप टैक्स उनको जमा करके आएंगे, जमा करके आइएगा। आप भी चेक है, चेक भी दे आइए। 178,200 का चेक वहां पर देकर आ जाते हैं। 178,200 का चेक वहां पर पहुंच जाता है। सरकार अब मुझे बताइए आपके पास में यहाँ कितना टैक्स आया है, जरा चेक करके बताइए। अब पूरा फ्रेम लीजिए, यहां पर आपके पास कितना टैक्स आया है सरकार, जवाब दीजिए आप हमें, पूरा बताएंगे कैलकुलेट करके। यहां सरकार कैलकुलेशन में लगी हुई है और सरकार ने हमें जवाब दिया नहीं, वही बताएंगे। तो पूरा खजांची बने बैठे हैं यहाँ पर। वो इस समय उनके पास कितना टैक्स आया है, सरकार कितना आया, 1,80,000 रुपए। अब मुझे बताइए क्या 1,80,000 किसी एक व्यक्ति से है आपके पास में, नहीं, 18 रुपए यहां से आए। उसके बाद आपके पास 1620 यहां से आए, 1620 यहां से आया और बाकी का आपको यहां से आया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो व्यक्ति जितनी वैल्यू ऐड कर रहा है फाइनली उसे उतने अमाउंट पर ही टैक्स भरना पड़ रहा है? Am I right? जितनी वैल्यू ऐड करी उतने पे टैक्स भरेगा। यही है जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये जीएसटी का ये बेसिकली वैल्यू एडेड टैक्स जो पहले वैट हुआ करता था, ये उसी है जो जितनी वैल्यू ऐड करता जा रहा है उसे उतनी ही वैल्यू पर जीएसटी यहाँ पर भरना पड़ रहा है। एक बात बताइए, यहाँ पूरी चेन के अंदर कॉपर वायर से शुरुआत हुई थी और हमारी कार तक बन गई है, सब आप बताइएगा। यहाँ जीएसटी का लोड 180 का, सरकार को 80 मिला, इस 180 का लोड किसके ऊपर पड़ा है? कंज्यूमर पे। यू आर द रियल कंज्यूमर। अब आप आके बेच नहीं रहे हैं, बात यहीं पर खत्म हो गई है। 180 करोड़ आपके ऊपर पड़ा है। यही इनडायरेक्ट टैक्स का एक मेन फीचर होता है कि करता कोई और है और भरता कोई और है, यानी कि दूसरे व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, बिजनेसमैन के ऊपर लगाया जाता है। जितने जितना काम किया होता टैक्स लगाया, लेकिन एट द एंड कंज्यूमर को इसका लोड झेलना पड़ता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब यहाँ पर जो हम कह रहे थे कि भाई आपने 18 रुपए दे चुके हो, उतना कम दे दो। ये जो कम दे दो, ये जो शब्द होता है, इसी को बोलते हैं हम अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्योंकि यहां से देखा जाए तो ये इनका इनपुट साइड है और ये इनका आउटपुट साइड है। इनपुट साइड में जो भी आया, जो टैक्स लगा, उतना कम करके इन्होंने आगे पेमेंट कर दिया। इनके अंदर से देखा जाएगा तो ये इनका इनपुट टैक्स हो गया, ये इनका आउटपुट टैक्स हो गया। जितना यहां पर पे किया उतना आगे कम पे करना पड़ जाएगा। सिमिलरली आगे भी ऐसा कर दिया जाएगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई किसी को क्वेरी है तो आप मुझे बताइएगा। आइए अब देखते हैं किताब की तरफ। जय हिंद, जय भारत। हाँ तो भैया जी, आई होप कि आपको क्रेडिट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी बात को एक बार फिर यहाँ मैं दिखा देता हूँ क्या किया है हमने, और आप मुझे बताइएगा जरूर आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो रॉ मटेरियल से भाई साहब यहाँ वायर की हम बात कर रहे हैं और पहले प्रोडक्ट पर, पहली स्टेज पर, ये फर्स्ट स्टेज थी हमारी, 18 रुपये का जीएसटी यहाँ पे लगाया जाता है। सरकार की झोली में 18 रुपये इस बंदे ने पे कर दिए। सर जनता से लिया, सामने वाले कस्टमर से लिया और पे कर दिया, यानी कि मैन्युफैक्चरर 2 से लिया होगा और सरकार को पे कर दिया। फिर यहाँ पर बात आई निकल के, भाई इसने अपना वायर से कंप्रेसर बनाया और कंप्रेसर बनाने के बाद टोटल वैल्यू, कंप्रेसर की टोटल वैल्यू, इसमें वायर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, उस पर जीएसटी बना 180 रुपये का। पर बोलता भाई साहब चूंकि इसमें वैल्यू भी शामिल है तो मैं 18 रुपये तो पे कर चुका ना, तो ठीक है 18 रुपये का आपको क्रेडिट दे देते हैं, यानी कि अब आप हमें 180, अब आप हमें 162 यहाँ पर दे दीजिएगा। फिर तीसरे स्टेज पर आए, क्योंकि इसका खरीदार ये था, इसने क्या किया, उस कंप्रेसर से एसी बना दिया और यहाँ 1800 का जीएसटी यहाँ पर बनता है। ये बोलता भाई साहब 180 तो मेरी जेब से गया था ना, तो ठीक है पिछली स्टेज पर जो आपने पे किया था उसका आपको यहाँ पर क्रेडिट दे दिया जाएगा और बाकी आप यहाँ पर हमें दे दीजिए। एंड लास्ट में उस एसी को हमने यूज़ कर लिया कार के अंदर और कार पे जीएसटी आया इतने का, तो कहा भैया हम इसमें एसी के ऊपर जीएसटी ऑलरेडी भर चुके हैं तो उतना हमें घटा दीजिए, उतने का हमें क्रेडिट दीजिए और प्रैक्टिकली यहाँ पर इतना पे कर दिया। अब देखा जाए तो अल्टीमेटली सरकार की झोली में कितना टैक्स का पैसा पहुंचा आप जोड़ कर देख लीजिए। 18 रुपीज, 162, 1620 एंड 88,200, 90,000। और इस 90,000 का लोड किस पे पड़ा है? एंड यूजर पे। ही इज द एंड यूजर, जो इस व्यक्ति इस कार को खरीदेगा। तो एंड यूजर जो अल्टीमेट यूजर है उसके ऊपर लोड पड़ता है भाई साहब। बिजनेसमैन तो बस पास ऑन करते जा रहे थे, जो एंड यूजर है
उस पर लोड पड़ता है और वो पैसा अल्टीमेट उसकी जेब से निकला। लेकिन इसमें जो जितनी वैल्यू ऐड कर रहा था अपने अपने हिस्से का, बिजनेसमैन ने इसके हिस्से में 18 रुपये आया, इसके हिस्से में इतना आया, इसके हिस्से में इतना आया, इसके हिस्से में इतना आया, और ये सब ने पे कर दिया, और अल्टीमेट इसका जो लोड पड़ा पूरे 90,000 का वो यहां पर आकर पड़ता है मालिक। ठीक है सर जी। अब एक बात हमें यहां पर और गहराई से समझनी है। हमने ये तो सीख लिया कि व्हाट इज क्रेडिट कंसेप्ट, दैट इज हमने ये देख लिया कि भाई साहब व्हाट इज क्रेडिट कॉन्सेप्ट, मतलब सीधी सी बात यह है कि परचेज करने पर जो टैक्स चुका रहे हैं उसका क्रेडिट मिल जाएगा, और जब सेल पर अपना टैक्स बनेगा उसमें उसकी एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। सीधी बात ये, 100 रुपए का माल लेके आया, 18 रुपए का मैं यहां पर जीएसटी बनता है, उसको मैंने प्रोसेस करके 500 रुपए का बना दिया, 90 रुपए का आउटपुट जीएसटी बना, ऐसे बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, 90 रुपए का बना, तो 90 माइनस 18 जो नेट बनेगा वो मैं सरकार को यहां पर पे कर देता हूं। मैं यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं भाई मेरे, व्हाई क्रेडिट कॉन्सेप्ट। ये आपकी आंखें खोल के रख देगा जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। व्हाई क्रेडिट को थोड़ा छोटा छोटा लिखिएगा, एक पेज पर पूरा समाने के लिए ठीक से थोड़ा छोटा लिखने की आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेबी? हाँ सर ठीक है। हाँ सर जी ठीक है, तो मैं लिखना शुरू करूं? हाँ जी ठीक है। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिरकार सरकार ने ये एक दूसरे को जो फंसा रखा है, ये सारे व्यापारियों को जो फंसा के रख दिया ऑडी के लोगों की तरह, आखिरकार ऐसा उन्होंने यहां पर क्यों किया है, क्यों क्यों क्यों, उसी का जवाब देने के लिए आपको हम जा रहे हैं। देखिए, बहुत प्राचीन समय में जब तक पहिए का आविष्कार भी नहीं हुआ था, मेरा मतलब है बहुत पुराने समय के अंदर, सरकार के पास पहला था फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन सिस्टम। क्या? फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट जैसे कि नाम आप देख रहे हैं कि जो भी पहला व्यक्ति होगा, पहला व्यापारी होगा भाई रे, उससे यहां पर टैक्स ले लिया जाएगा। मतलब ये कि सपोज कीजिए यहां पर ये एक थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, ये मैन्युफैक्चरर है, पेज को बचा के रखेंगे, ये मैन्युफैक्चरर भैया जी, इसके आगे यहां पर ये होल सेलर है, फिर उसके बाद ये रिटेलर है, और उसके बाद में फिर ये एंड यूजर है, एंड यूजर है। तो राइट में स्पेस बचा के रखेंगे, राइट में स्पेस बचा के रखेंगे। ठीक है साहब। ठीक है? यस सर। तो मैन्युफैक्चरर इसको माल बेचता है, ये आगे इसको बेचता है, ये आगे इसको बेचता है। यहाँ पर क्या घटना घटित हुई, यहाँ पर वैल्यू निकल के आई, मान लीजिए 100 रुपीज़ की। सपोज कीजिए जो टैक्स का रेट है वो 10% का है, तो भाई साहब एज्यूम कर लेते हैं हम टैक्स रेट सिंप्लिसिटी के लिए 10% का है, आसानी के लिए। तो 10% से 10 रुपये का ये टैक्स यहाँ पर आ जाता है मेहरबानों, 110 की बात यहाँ पर हो जाती है। ठीक, इनका जो अपना वैल्यू एडिशन था, अपनी जो कॉस्ट इनकर किया, जो प्रॉफिट कमाया, वो 30 रुपये का है, और इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा हम, इनका जो अपना वैल्यू एडिशन 30 रुपये का है, और अगली वाले स्टेज पर व्यक्ति ने जो कॉस्ट इनकर करी और या जो भी प्रॉफिट अपना कमाया, इनका वैल्यू एडिशन 40 रुपये का है। ठीक है? अच्छा जी, अब मुझे बताइए इस व्यक्ति की ये कितने पर बेचेगा इसको। देखो, इस व्यक्ति की जो कॉस्ट पड़ी थी वो थी यहाँ पर, जब तक क्रेडिट कंसेप्ट नहीं था तब तक कोई क्रेडिट कॉन्सेप्ट नहीं था, 110 इसकी परचेज कॉस्ट थी। इसका जो वैल्यू एडिशन था, वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, लिख दूं ऊपर कहीं? हाँ, VA का मतलब है वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन का मतलब होता है दैट इज आपने जो भी कॉस्ट इनकर करी है प्लस जो भी आपका प्रॉफिट है, उस टोटल को मिला के बोलते हैं वैल्यू एडिशन।
तो वैल्यूडेशन आपका यहां पर रहा 30 रुपए का, तो ये टोटल वैल्यू बनी 140 रुपीज की साहब। और चूंकि हमारा कंसेप्ट क्या बोलता था, फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन, कि भाई पूरी चेन में मैन्युफैक्चरर से लेकर एंड यूजर तक जाने में, क्योंकि गुड्स तो एक ही है ना, बार बार टैक्स क्यों लगा रहे हो भाई, एक ही चीज पर बार बार एक बार लग गया, बात खत्म। वैल्यूडेशन 140 रुपए का आया, 30 का आया, तो 140 की वैल्यू यहां पर बन जाती है। ये जब आगे बेचेगा ये बंदा, तो रिटेलर जो है, तो इसके लिए कॉस्ट क्या करी, क्रेडिट कंसेप्ट कुछ था ही नहीं, तो इसके लिए कॉस्ट करी यहां पर 140 रुपए की, हाँ जी। और 140 की मालिक यहां पर ये कॉस्ट करती है, और प्लस इसका जो वैल्यू एडिशन था वो अपना 40 रुपए का था, तो कुल मिलाकर 180 रुपीज़ यहाँ पर आ जाता है। सर इनमें आगे टैक्स लगेगा? नहीं भैया नहीं, आगे अब टैक्स नहीं लगेगा इनमें, क्योंकि हमारा नो, टैक्स की बात नहीं करेंगे, नो, 140 ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या कोई टैक्स जुड़ेगा? नहीं, फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, कोई टैक्स की बात नहीं होगी, 180 ही रहेगा। तो मुझे बताइए जरा यहाँ पर क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। इसका जो बेनिफिट अगर हम बात करते हैं, तो बेनिफिट एक बड़ा ज़बरदस्त है। बेनिफिट ये है कि नो टैक्स एवेजन। एवेजन का मतलब होता है चोरी, टैक्स की चोरी होने का चांस है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही गुड्स ने फैक्ट्री से मुंह निकाला, पहली स्टेज पर ही तुरंत ही उसे दबोच लिया गया और वहां पर टैक्स ले लिया गया, नो टैक्स एवेजन। लेकिन इसका एक डीमेरिट भी है, एक बेनिफिट हुआ और एक लॉस हुआ। लॉस क्या है इसका, डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये है इसका, लो रेवेन्यू, रेवेन्यू बहुत कम है। अगर मान लीजिए हम लास्ट स्टेज पर आकर टैक्स लगाते, तो बीच वाले जो व्यक्ति हैं, इनके वैल्यू एडिशन होने के बाद जो वैल्यू आती, उस पर टैक्स लगता। शुरू में आपने ले लिया, तो अगली स्टेज पर जो गुड्स के अंदर वैल्यू ऐड करी गई, जो उसकी कीमतें बढ़ी, उस पर तो टैक्स का इंपैक्ट आया ही नहीं। तो इसमें लो रेवेन्यू होने का इसका ये डीमेरिट यहां निकल कर आता है मालिक। चलिए, सरकार ने कहा कि पहला भाई सिस्टम है, ज्यादा बढ़िया नहीं है, माना कि इवेजन नहीं, पर अभी तो बहुत कम रहा है। बीच वाले जो व्यापारी थे, उनके वैल्यू एडिशन पर टैक्स आया ही नहीं, तो सिस्टम सरकार को समझ नहीं आया, कहा कि नहीं भाई बेकार है, खत्म, नहीं अच्छा नहीं है। सरकार ने कहा इससे बेहतर यह कि लास्ट पॉइंट कलेक्शन सिस्टम बनाइए, लास्ट पॉइंट कलेक्शन सिस्टम बनाइए। उन्होंने कहा ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, वही सारे पॉइंट में लिखने वाला हूं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, यहां पर रिटेलर, एंड आपका भैया जी यहां पर ये एंड यूजर। ठीक है, यस सर, ठीक है जी, एंड यूजर। तो जो आपका यहां पर ये मैन्युफैक्चरर है, फिर वही लेके चलते हैं। इसने जो वैल्यू बना के रखी वो 100 रुपए की बना के रखी। क्या टैक्स यहां पर आने वाला है? नो बेबी, क्योंकि लास्ट पॉइंट, लास्ट मतलब जो लास्ट सेल होगी, जो सेल एंड यूजर को होने वाली होगी, उस वाली सेल के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो यहां पर वैल्यू 100 रुपए की आ जाती है। इनका अपना वैल्यू एडिशन वही था, +30 पुराने वाला, इसका +40 करके वैल्यू एडिशन था अपना। तो इसके लिए जो परचेस्ड कॉस्ट पड़ी, वो परचेस्ड कॉस्ट पड़ी भाई साहब 100 रुपए की। इसका जो अपना वैल्यू एडिशन है वो यहां पर रहा बाबूजी 30 रुपए का, तो ये हो गया 130 की वैल्यू यहां पर आकर हो जाती है, 130 की वैल्यू यहां पर आकर हो जाती है। ठीक है जी। अब टैक्स क्या यहां पर आएगा? नहीं भैया जी, टैक्स यहां पर भी नहीं आएगा, 130 जो अपना है 130 ही रहेगा। अगली स्टेज पर जब हम चले, जब यहां से यहां पर माल बेचा गया, तो भैया इसकी जो परचेस कॉस्ट पड़ी वो क्या पड़ी? 130 की परचेस कॉस्ट पड़ी, प्लस इसके ऊपर अपना जो वैल्यू एडिशन था इसका 40 रुपीज का वो आया, 170 की बात यहां पर होने लगी। अब कहते हैं ये एंड सेल है, इसके बाद अब कोई सेल नहीं होगी। अब कहते हैं यहां पे टैक्स आप लगा लीजिए @10% के हिसाब से यहां पे टैक्स लगा दिया जाएगा। कितना आएगा भाई साहब? 170 का ये आ गया 17 रुपए, और टोटल कीमत हो जाती है 187 रुपीज की। अब यहां देखिए क्या है, इसका जो बेनिफिट है वो क्या है, जो पिछले वाले का लॉस था वो उसका बेनिफिट बन गया। बेनिफिट इसका ये है यहां पर आकर के ऑप्टिमम रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है, क्योंकि सबका जो वैल्यू एडिशन था
वो सब जुड़ गया, 100 रुपए इसका, 30 उसका, 40 उसका, 170 की वैल्यू आई और पूरे वैल्यू एडिशन को मिलाते हुए जो टैक्स लायबिलिटी बनी आपकी वो यहां पर आकर 17 रुपीज की मालिक बन जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक, इसका नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि आपका गुड्स यहां से यहां, यहां से यहां एंड स्टेज पर आकर बात कर रहा है, तो टैक्स एवेजन यहां पर भाई साहब हाई हो जाएगा। मतलब ऐसे मान के चलिए जैसे एक पाइपलाइन है पानी की, ठीक है, तो अगर आप पाइपलाइन में मैं यहां से अगर पानी डालता हूं 1 गिलास, तो जरूरी नहीं कि उधर 1 गिलास निकलेगा। हां, अगर इसमें लीकेज नहीं है कोई तो पूरा 1 गिलास निकलेगा, लेकिन अगर इसमें कोई छेद हो रखे हैं तो पूरा 1 गिलास पानी नहीं निकलेगा। तो जो बीच में लोग थे उन्होंने इस पाइपलाइन के अंदर ये एक छेद ये था बड़ा वाला, एक छेद ये था, ये बीच में चोरी चकारी करते थे और एंड स्टेज पर जाकर बहुत ही कम क्वांटिटी बचती थी जिस पर टैक्स की बात करते थे। तो सरकार को यहां पर टैक्स एवेजन बहुत हैवी दिखाई दिया। सरकार ने कहा यार 17 रुपए दिख जरूर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें से 7 रुपए भी ना मिलने के, बिकॉज लोग बीच में चोरी करेंगे, क्योंकि आप तो बस एंड सिरे पर बैठे हो कि पानी आली पानी प्यादे क्यों अनबोल खड़ी होगी, आप तो वहां बैठे हो, चोर तो बीच में चुरा ले जाएंगे। अरे भाई ये क्या मतलब भाई, शुरू में बैठे हैं तो रेवेन्यू कमा रहा है, एंड में बैठे हैं तो चोरी हो रही है, उतना पानी पहुंच नहीं रहा वहां तक, तो क्या करें? सरकार को गुस्सा आया, सरकार ने एक नया सिस्टम इजाद किया, उसको नाम दिया मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन। सरकार गुस्से में, आंखें लाल हैं। मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन इन्होंने यहां पर इजाद कर दिया, इन्वेंट कर दिया। इसमें वही लिखेंगे, वही अपना मैन्युफैक्चरर, ठीक है जी, यहां पर अपना भाई साहब ये होलसेलर हो गया, यहां पर ये रिटेलर हो गया भैया जी, और इधर अपना ये एंड यूज़र यहाँ पर मालिक हो जाता है। वैल्यूडेशन दोनों के बता दूँ, इसका 30 रुपये का था, इसका 40 रुपये का वैल्यूडेशन था अपना, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि काम करो ऐसे कि तैसी, यहाँ पर वैल्यू आई 100 रुपीज़ की, लगाओ टैक्स। सरकार ने इसके ऊपर टैक्स लगवाया 10 रुपये का, 110 की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है। सामने वाला कितने में बेचेगा? देखिए इसकी जो परचेज कॉस्ट पड़ी वो कॉस्ट पड़ी भाई साहब 1110 की, प्लस इसका जो अपना वैल्यू एडिशन था वो था 30 रुपये का, 140। सरकार कहती है लगाओ टैक्स ऐसे की तैसी। फिर यहाँ टैक्स लगाया 10% से 14 रुपीज़ का आ गया 154 की यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। फिर आगे चले, कह रहे चलो आगे, यहाँ पर इसकी कॉस्ट क्या पड़ी? इसकी कॉस्ट पड़ी 154 की। क्रेडिट कंसेप्ट अभी तक नहीं था, क्रेडिट कंसेप्ट अभी तक नहीं था। 154 की कॉस्ट पड़ी यहाँ पर आकर। इसका अपना जो बंदे का वैल्यूडेशन था वो था भाई साहब 40 रुपये का, ये आ गया 194, यहाँ पर मालिक आ जाता है। प्लस कह रहे लगाओ टैक्स, यहाँ पर आकर भी, यहाँ पर भी टैक्स लगा दिया जाता है और वो 19.4 का टैक्स आता है। टोटल बन गया भाई साहब 0.4 ये हो गया, 3 आपका ये हो गया और 10 और 11 एक ये हो गया और 2 आपका ये हो गया, 213.4 रुपये आपके यहाँ पर टोटल ये बन जाते हैं। अब मुझे बताइए सरकार के पास में टोटल कलेक्शन कितनी आ गई? सर देखो 10 रुपये यहाँ लिए, 14 रुपये यहाँ लिए और 19 रुपये यहाँ लिए। ओ भाई साहब 10 रुपये यहाँ, 14 रुपये वहाँ पर लिए, 19.4 यहाँ पर लिए, 43 रुपये 40 पैसे, क्या रे 43.4 रुपीज़ का टैक्स कलेक्शन हुआ। ये था आपका हाईएस्ट कलेक्शन यहाँ पर होता है। सरकार बड़ी खुश थी। सरकार का जो नोट बैंक था वो एकदम हिलोरे मार रहा था, नोट बैंक, लेकिन सरकार का जो वोट बैंक था वो सूख चुका था। क्यों? क्योंकि महंगाई डाइन ने जान ले ली थी। जो प्रोडक्ट कभी हमें मिलता था, इस सिस्टम से देखें तो जनता को प्रोडक्ट मिल जाएगा 180 में, इससे देखें तो 187 में, इससे देखें तो 213.4 में। महंगाई चरम पे थी क्योंकि सरकार ने ऐसी की तैसी करके रख दी। ऐसे होना क्या चाहिए था? शुरू में लगाएं तो समस्या, बाद में लगाएं तो समस्या, हर स्टेज पे लगाएं तो समस्या। समस्या का समाधान क्या है? तो समस्या का समाधान लेकर आया चौथा और आखिरी
कहा गया कि आप ऐसा करो, मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन ये कंसेप्ट रखो विद क्रेडिट कॉन्सेप्ट। अच्छा, विद क्रेडिट कॉन्सेप्ट रख के चलो तो मजा आ जाएगा आपको। जैसे कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम ऐसे करके चलो तो मजा आ जाएगा। कैसे मजा आएगा आइए दिखाते हैं। आपको ना तो लो रेवेन्यू चाहिए 10 रुपए, ना आपको हाईएस्ट चाहिए क्योंकि महंगाई डाइन है, आपको चाहिए ऑप्टिमम रेवेन्यू जो 17 रुपीज का आ रहा था। आप ये चाहते हैं ना, आप ये चाहते 17 रुपीज का ऑप्टिमम रेवेन्यू आए और टैक्स इवेजन ना हो। व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट बेबी। सर जी हम तो ये चाहते हैं कि व्हाट यू वांट कि यहां पे ना ऑप्टिमम रेवेन्यू हो, ऑप्टिमम रेवेन्यू एंड नो टैक्स इवेजन, नो टैक्स इवेजन, ऑप्टिमम रेवेन्यू एंड नो टैक्स इवेजन, ऐसा हम चाहते हैं। तथास्तु ऐसा ही होगा। तो सरकार ने बनाया भाई साहब ये कि भाई यहाँ पर आपका ये मैन्युफैक्चरर है, ये ठहरा भैया मैन्युफैक्चरर, इसके आगे आया होलसेलर, इसके आगे आया आपका रिटेलर, यहाँ आया रिटेलर एंड उसके बाद में इधर है अपना ये एंड यूज़र, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। ठीक है, यस सर। तो कैसे काम करेगा ये, मान लीजिए टैक्स क्रेडिट वही लेके चल रहे हैं हम, वैल्यू आती है 100 रुपये की, क्रेडिट लगाओ टैक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 रुपये का टैक्स लगा दिया, 110 यहाँ पर आया। अब मुझे बताना ध्यान से ज़रा, इस बंदे को क्रेडिट कितना मिल जाएगा, जो इसने परचेज पर अपना टैक्स जमा किया है उतने का सरकार इसे क्रेडिट दे देगी। जब 10 रुपये का क्रेडिट मिल जाएगा तो इस बंदे की परचेज कॉस्ट क्या पड़ेगी, कोई बच्चा बता सकता है? परचेज कॉस्ट क्या पड़ेगी? जेब से गए थे 110 रुपये, जिसमें 10 रुपये का क्रेडिट मिल गया, तो प्रैक्टिकली कॉस्ट पड़ी इसकी यहां पर 100 रुपये की, क्योंकि 10 का बेनिफिट तो मिल ही गया ना। एंट्री क्या पास करेगा सर जी? एंट्री पास करेगा परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट को भी डेबिट कर देगा, क्रेडिट को डेबिट कर देगा टू बैंक, ऐसे एंट्री पास करेगा। ये क्रेडिट इसकी एसेट है, परचेज 100 रुपये, क्रेडिट में आएंगे 10 रुपये, 110 ये आएगा। इस तरह से एंट्री पास होगी बुक्स के अंदर, है ना। तो इसकी कॉस्ट जो पड़ती है, कॉस्ट शीट भी आपने बनाई होगी, नहीं बनाई तो कोई बात नहीं है। तो जो भी हमें टैक्सेस, जो हमारी परचेज पर जो भी हमारे टैक्सेस का हमें क्रेडिट मिल जाता है या फिर वो रिफंड मिल जाता है, तो वो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। अच्छा, दूसरा, इस बंदे का वैल्यूडेशन क्या था? वैल्यूडेशन था इसका यहां पर 30 रुपये। ठीक सर जी, 30 रुपये वैल्यूडेशन था, तो कुल मिलाकर ये 130 की यहां पर बात हो जाती है जी। कह रहे अब फिर टैक्स लगाओ, हर स्टेज पे टैक्स लगेगा, लेकिन पिछली स्टेज के टैक्स का क्रेडिट अगले वाले को दे दिया जाएगा, परचेज पर पे किए हुए टैक्स का क्रेडिट दे दिया जाएगा। तो यहां पर बनता है 13 रुपीज का अपना मालिक बनता है, और ये आ गया 143 यहां पर हो जाता है। ठीक, अच्छा जी। तो अब मुझे एक बात बताइए, कौन कितना पैसा सरकार को दे रहा है? 143 यहां पर आ गया जी। अब उसके बाद में यहां देखते हैं आके, इसके लिए कॉस्ट क्या पड़ेगी, क्योंकि देखो इस बंदे को क्रेडिट कितना मिल गया होगा, इसने परचेज पर 13 रुपये का ये जो टैक्स जमा किया था, परचेज पर 13 रुपये का लोड पड़ा था, 13 रुपये का इस बंदे को यहां पर क्रेडिट मिल गया होगा। इसकी कॉस्ट क्या पड़ी होगी? कॉस्ट में हमेशा जितने का क्रेडिट मिल जाता है वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता है। इसकी कॉस्ट पड़ी यहां पर 143 पे करके आया था, 13 का क्रेडिट मिल गया, कॉस्ट पड़ती है इसकी 130 रुपीज़ की। इसका अपना वैल्यूडेशन क्या था जी? 40 रुपीज़ का था, 170 यहां पर पड़ जाता है। यहां पर टैक्स लोड कितना पड़ा? टैक्स आएगा 10% से 17 रुपीज़ का, 187 की यहां पर बात कर ली जाएगी। अब मुझे बताइए सरकार को इसमें पूरी खेल में क्या मिला? सरकार को गवर्नमेंट ने यहां पर क्या रिसीव किया? गवर्नमेंट ने जो भाई साहब रिसीव किया वो इतना रिसीव किया कि भाई तेरी एंड पर वैल्यू 100 रुपये थी ना, तो भाई 10 रुपये तू दे। इससे कितने लेगी सरकार? सरकार बोलेगी देख तेरा बनता 13 है, 10 का तेरे पास क्रेडिट है, तू हमें 3 रुपये दे दे। इसको बोलेगी देख तेरा बनता 17 है, लेकिन 13 का तेरे पास क्रेडिट है, तू भाई 4 रुपये हमें यहां पर तू दे दे। 10 इससे लिए, 3 इससे लिए, 4 इससे लिए, सरकार ने कुल मिलाकर कितने रुपए मिले? 17। यही आपका टारगेट था। ऑप्टिमम रेवेन्यू की आपको चाहत थी 17 रुपीज आपको मिलने चाहिए थे, 17 इजी मिले एंड नो इविजन।
और यहां पर कोई किसी प्रकार का एविजन नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने इनको सबको आपस में ऐसे फंसा के रखा हुआ है, कोई भी यहां पर लीकेज नहीं होगी। तो मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद क्रेडिट कंसेप्ट, और ईमानदारी से देखा जाए तो यही सही सिस्टम है। क्यों? क्योंकि देखिए ये 100 रुपए पे टैक्स लग गया था ना, इसने 100 के माल को 130 किया, तो अल्टीमेटली एथिकली लॉजिकली 100 पे तो लग गया ना, या 30 रुपए जो और एडिशन हुआ उस 30 पे तो लग चाहिए। देखो 30 पे हुई आ गया 3 रुपए 10% से, अल्टीमेटली इसने 40 रुपए ऐड किए ना यार, तो अल्टीमेटली 40 रुपए पे 10% 4 रुपए हो गया ना, वही आ गया अल्टीमेटली। तो तरीका क्या है? परचेज पर जो टैक्स पे किया उसे साइड में रखो, और जो सेल पर टैक्स निकल के आएगा तो सेल वाले टैक्स से परचेज वाला टैक्स माइनस कर दीजिए, आपका नेट टैक्स आ जाएगा। तो 10 रुपए प्लस 3 रुपए प्लस अपना भाई साहब यहां पर ये 4 रुपए, इस तरह से 17 रुपीज यहां पर मिल जाता। दिस इज योर क्रेडिट कॉन्सेप्ट। मैं क्या सिखा रहा था आपको? मैं सिखा रहा था आपको यहां पर आकर वाई क्रेडिट कंसेप्ट। यहां रेवेन्यू मिला है उतना जितना कि आपको लास्ट पॉइंट करेक्शन वाले केस में चाहिए था, और यहां पर आपको कंट्रोलिंग सिस्टम मिला है ऐसा जैसा कि आपके मल्टी पॉइंट कलेक्शन में था। तो इस दो को मिलाकर बनाया गया मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन विद द क्रेडिट कॉन्सेप्ट। तो यहां पर आपको मिला ऑप्टिमम रेवेन्यू बाबू मेरे मिल गया है, एंड यहां पर कोई किसी प्रकार के इवेजन की बात नहीं करी जाएगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आई होप ये बात आपको समझ में अच्छे से यहां तक आ गई है जी। बाबूजी ब्रेक लेना पसंद करोगे क्या आप? हाँ सर जी मैं ब्रेक दे दूं तो ठीक है, लीजिए आपका सनसनाता हुआ ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे पुनः हमारी मुलाकात होगी ऐसे करके। सर ये नोटिंग भी हमें मिल जाएगी? हाँ बुक ये वाली नोटिंग भी मिलेगी आपको, और आपको ये वाली नोटिंग भी मिलेगी। अब देखो हमने अब तक जितना सीखा है, क्या क्या सीख लिया? व्हाट इज टैक्स, टाइप ऑफ टैक्स क्या क्या है, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टैक्सेस शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय दैट कंट्री या स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहां पर गुड्स को कंज्यूम किया जा रहा है। और आपका क्रेडिट कंसेप्ट ऐसे काम करता है, मल्टी कलेक्शन विद क्रेडिट कंसेप्ट, वो पूरा केस मैंने यहां पर आपका बता रखा है वैसे करके मालिक। तो एक पेज तक हमने सीख लिया है, यानी कि अब तक इस हमने जो भी पढ़ा है उसमें से मेमोराइज सिर्फ आपको एक सिंगल ये वाला पेज अपना फाइनली दिमाग में रख के चलना है। तो आपके एग्जाम के लिए हैंडमेड नोट्स आपके तैयार होकर आपको मिलेंगे। तो मैं ये वाली फाइल भी आपको देने वाला हूं, और यहां पर जो भी किलकिल कांटी कर रहे हैं हम, ये सब भी आपको मिलने वाला है जी। ठीक है मालिक, चलिए अब लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद चर्चा को फिर हम आगे बढ़ाकर चलेंगे। टन टन।